गो थ्रू कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जरा डिस्कशन अपने मैप प्रोजेक्शन को लेकर के। अब यहाँ देखिएगा, छोटे मोटे यहाँ पर टर्म्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो आपके जीडीसी एग्जामिनेशन में आएगा यह हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आना चाहिए, वन लाइनर वाला नहीं आना चाहिए। अभी पीजीटी का जो पेपर हो रहा है इसको भी ज़रा गो थ्रू करिएगा, इसको भी ज़रा देखिएगा। अभी कल जब पेपर हो जाएगा इससे थोड़ा सा आइडिया और लगेगा कि पेपर का लेवल किस तरीके से। हालांकि ये जो करवा रही है संस्था वो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अपना करवा रहा है, लेकिन जो जीडीसी का पेपर होगा ये यूपी पीसीएस करवाएगी। पेपर में बहुत अंतर रहेगा, लेकिन फिर भी एक बार पीजीटी का पेपर देख जरूर लेना है। मेरे को मिलेगा तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अब यहाँ पर देखिएगा, जो मुझे लगता है मेनली यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने चाहिए। स्टेटमेंट में यहाँ पर दो चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन लिख दिया गया कि मार्केटर प्रोजेक्शन के बारे में सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, और पहले वाले पार्ट में आ जाता है यहाँ पर मार्केटर प्रोजेक्शन की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के यहाँ पर लिख दिया जाएगा, और फिर उसके बाद से जो सेकंड स्टेटमेंट रहेगी वो कुछ ना कुछ वहाँ पर एप्लीकेशन लेकर के रहेगा। जो मुझे लगता है ऐसा, अगर मुझे पेपर बनाने को मिलेगा तो मैं तो ऐसा पेपर बनाऊंगा कि यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगा और सेकंड वाले स्टेटमेंट में एप्लीकेशन का कुछ एक पार्ट मैं यहाँ पर लिख दूंगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद ऐसा ही पेपर आपको, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए प्राइमरली ऐसा ही पेपर में भी आना चाहिए। तो हम लोग इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर में फोकस करेंगे और एक डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आखिर में जो हमारे अलग अलग प्रोजेक्शंस होते हैं उन प्रोजेक्शंस के बीच में आपस में क्या डिफरेंसेस हैं, आपस में क्या चीज़ें होती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होता है वो तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। टोटल लैटिट्यूड जो होते हैं वो 89 हमारे इक्वेटर, मान लीजिए इक्वेटर हमारे इसके ऊपर 89 हो जाएगा, फिर इसके नीचे जो है हमारा 89 नीचे हो जाएगा और एक यहाँ पर हो जाती है, टोटल मिलाकर के 179 लाइन हो जाती हैं। तो सारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं दे आर नॉट सर्कुलर। और बहुत सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो हमारा पोलर एरिया में आता है ये हमारा सर्कुलर नहीं होता है, चपटा हो जाता है, इसी वजह से बोलते हैं कि सर्कुलर नहीं होगा। दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हमारी 111.7 किलोमीटर होती है। सब रट्टा मारने वाला केस है। सिमिलरली टोटल लॉन्गिट्यूड के बारे में अगर बात करेंगे तो ये हमारी ग्रीनविच लाइन हो गई, 0 डिग्री हो गई। एक तरफ हमारे पास में 179 लाइन है, दूसरे तरफ हमारे पास में 179 लाइन है, और टोटल मिलाकर के एक लाइन और जोड़ देंगे 0, तो ये बन जाती है 359 लाइन्स। जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं दे आर सर्कुलर, क्योंकि ये इस तरीके से यहाँ पर बन जाते हैं, इस तरीके से यहाँ पर बन जाते हैं। यहाँ पर दो के बीच में जो डिस्टेंस यहाँ पर निकल करके आती है वो हमारी 111.3 किलोमीटर होती है, जो कि रट्टा मार लेना है। ठीक है। हाँ 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 रॉन्ग है, करेक्ट। नहीं नहीं, ये बेसिकली यहाँ पर जो स्टेटमेंट आ रही है, ये मान लेते हैं कि मेरे पास में यहाँ पर ये आ रही है जो मेरिडियन है। मेरिडियन का मतलब होता है हमेशा ये जो हमारी लॉन्गिट्यूड होती है। तो जो हमारी 0 डिग्री वाली मेरिडियन होती है तो ट्रू सर्कल होती है, ये हमारी ट्रू सर्कल होती है, क्योंकि यहाँ पर तो प्योर सर्कल बन रहा है। लेकिन बाकियों में जब आते हैं तो ट्रू सर्कल नहीं बनती है, ऊपर में एक्चुअली चपटा होता है। तो हमारी पोल के बीच में यहाँ तो चलिए ठीक है, जब हम लोग सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रू सर्कल बनती है, लेकिन बाकी जितने भी रहेंगे वो हमारी ट्रू सर्कल ना बन करके यहाँ पर जियोइड शेप आ जाता है, ये जियोइड शेप आ जाता है। तो इस वजह से सर्कल बोलते जरूर हैं बट दे आर नॉट ट्रू सर्कल। लेकिन 0 डिग्री वाली जो लाइन होती है वही एकमात्र सर्कल होती है, ट्रू सर्कल होती है, ट्रू जिसको मैं बोल सकता हूँ ट्रू शेप में होती है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल दोनों मिला करके ही एक सर्कल बना। दो लॉन्गिट्यूड हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में मतलब हाँ दो लॉन्गिट्यूड है और एक सर्कल है वो। ठीक है। हाँ सही है, करेक्ट है। पोल को तो नहीं, यहाँ पर देखिए जितने भी हमारे पास में एक एक डिग्री वाले रहेंगे, 0 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, ऐसे कर करके यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर 1 डिग्री टू 90 डिग्री ये हो गया 89 लाइन। ठीक है, यहाँ पर 89 हो गया। सिमिलरली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री यहाँ पर नीचे नीचे चला जाएगा। यहाँ पर टोटल मेरे पास इसी तरीके से 89 लाइन हो गई, और यहाँ पर 0 डिग्री हो गया जो एक लाइन हो गया। यही तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 से लेकर के 90 तक जाइए।
लैटिट्यूड्स बताने थे जिनके बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस हो, हाँ और उसमें 179 ही दिया हुआ था सर। जो ऊपर से चपटा होता है उसके लिए क्या 1 डिग्री से कम डिस्टेंस बचती है क्या, इसलिए पूछ रहे हैं हम आपसे। नहीं नहीं, कोई कम डिस्टेंस का केस नहीं होता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए ये मेरे पास में ये मेरा सर्कल है, ठीक है, ये मेरी सर्कल है। अब ये सर्कल यहाँ पर ये पॉइंट जो होता है वो थोड़ा चपटा होता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता, हाँ मतलब ये है जो आपका क्वेश्चन है, मैं समझ गया कि हाँ बिल्कुल ये 1 डिग्री से छोटा होता है, 1 डिग्री से कम होता है, बिल्कुल बिल्कुल 1 डिग्री से कम होता है। इसी वजह से प्राइमरली यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक लैटिट्यूड हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लैटिट्यूड पूरी तरीके से एडजस्ट हो गया है। ठीक है, ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा लैटिट्यूड हो गया, ये इक्वेटर, ये लॉन्गिट्यूड हो गया जिसको हम लोग मेरिडियन बोल देते हैं कि मेरिडियन हो गई, और ये बीच में हमारी प्राइम मेरिडियन होती है। बस मेरिडियन के लिए ध्यान रखिएगा, जब भी मेरिडियन कहीं पर भी लिखा हो गया इसका मतलब हो गया मेरिडियन की वो हमारी देशांतर रेखा है, यानी कि हमारी लॉन्गिट्यूड है। ग्रेटिक्यूल जो होती है वो प्राइमरली हम लोग यहाँ पर जो छोटे छोटे, ये बेसिकली एक मेरा जो सर्कल, ये मेरा एक तरीके से कह लीजिए जो भी मतलब टाइल निकल करके आ रही है उसको हम लोग यहाँ पर ग्रेटिक्यूल बोलते हैं। 2 लैटिट्यूड के बीच का जो अंतर होता है उसको जोन बोलते हैं, और 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का जो होता है उसको गोरे बोलते हैं। तो जोन, गोर और ये हमारा ग्रेटिक्यूल हो गया, जो ध्यान रखना होता है। बस ये मेरे ख्याल से इस पर कोई सवाल ऐसा खास नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। एनीवे, अब हम जरा बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैप। ये एटलीस्ट जो है एक पास एक जगह पर एक पेज पर अपने पास लिख करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए हमेशा के लिए। इसका प्रिंट आउट रखिए या अपने हाथ मतलब खुद से लिख लीजिए, ठीक है, खुद से लिखने पे ज़्यादा मतलब बढ़िया होता है, ये मैं कह सकता हूँ। हाँ, बढ़िया बढ़िया, चलिए बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। अब यहाँ जरा सुनिए, अब हमारे पास में ये जो मैप्स की क्लासिफिकेशन है वो हम अलग अलग तरीके से करते हैं। एक हो गया जहाँ पर प्रोजेक्शन लाइन होती है, मतलब कि हम लाइट मार करके देखते हैं या मैथमेटिकल अप्रोच के तौर पे देखते हैं। जैसे लाइट के आधार पर अगर बात करें तो इसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं, और नॉन पर्सपेक्टिव जहाँ पर मैथमेटिकल फार्मूला वगैरह का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इक्वी डिस्टेंस और इक्वल एरिया, ये एक्चुअली दोनों कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो अलग अलग प्रोजेक्शन के हमें आगे देखने को मिलेंगे। कई सारे हमारे ऐसे रहेंगे प्रोजेक्शंस जहाँ पर हम लाइट सोर्स का इस्तेमाल करेंगे, और कई जगहों पर हम इसे जो हमारा नॉन पर्सपेक्टिव यानी मैथमेटिकल फार्मूला बेस्ड होता है उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। लाइट सोर्स के आधार पर बात करें तो वी हैव 3 टाइप ऑफ यहाँ पर प्रोजेक्शंस। एक न्यूमोनिक होती है जो हमारे मेन सेंटर में हमारा लाइट सोर्स होता है। स्टीरियोग्राफिक होती है जहाँ पर एक किसी दूसरे फेस पर लाइट चली जाती है। ऑर्थोमॉर्फिक होती है जहाँ पर इन्फिनिटी पर लाइन चली जाती है। चूंकि यहाँ पर इन्फिनिटी पर लाइन है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। चूंकि यहाँ इन्फिनिटी पर लाइन है तो नॉर्मली हमें यहाँ पर ट्रू शेप देखने को मिल जाती है। ट्रू शेप क्योंकि बहुत डिस्टेंस से, बहुत दूरी से हम लोग जब लाइट मारते हैं तो मेरा जो ट्रू शेप होता है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास में ये ऐसा कुछ स्केल है, मैंने इन्फिनिटी से यहाँ से लाइट मारा, तो इन्फिनिटी से लाइट मारने के ऊपर में चूंकि यहाँ पर लाइट जो होता है वो ऐसा लगेगा कि यूनिफॉर्मली आ रही है, हर जगह पर आ रही है। तो इसलिए मेरा जो भी प्रोजेक्शन निकल करके आएगा वो हमारा ट्रू शेप में निकल करके आएगा। और यही चीज़ मैं अपने लाइट सोर्स को और करीब लाते जाऊँगा तो मेरा प्रोजेक्शन ऐसा बनते जाएगा, और इस वजह से मेरा इस तरीके से एग्जैजरेटेड यानी कि बड़ी स्केल प्राइमरली हमें देखने को मिलेगी। बचपन में आप लोगों ने मे बी, अब पता नहीं आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है, जैसे आप लोगों ने या फिर वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि अंधेरे पर एक लाइट कहीं से आती है और हाथ से उंगलियों से ही अलग अलग जानवर बना करके दिखाते थे, और यही लाइट सोर्स, करेक्ट करेक्ट, और फिर यही चीज़ जब लाइट सोर्स को मतलब कि पास में करीब करते हैं या फिर डिस्टेंस में मेंटेन करते हैं तो जो शेप बनती थी वो छोटी और बड़ी होते जाती है। कार्टून वगैरह में भी दिखाया जाता था इस तरीके से कि छोटा सा कोई मान लीजिए चींटी ही है, लेकिन लाइट सोर्स एकदम करीब कर दिए हैं तो बहुत बड़ा सा दिखने लगता है, चींटी एकदम चीटा टाइप का देखने को लग जाता है। तो वो चीज़ जो होती है वो प्रोजेक्शन यही है कि अगर हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो ये हमारा ट्रू शेप देगा, और जैसे जैसे हम लोग करीब करते जाएंगे, पास करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो शेप होगा वो बड़ा होते आता है। जैसे स्टीरियोग्राफिक और नोमोनिक में यहाँ पर हमारे पास जो शेप आएगा वो बहुत बड़ा बड़ा आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं इस नोमोनिक के बारे में अगर बात करें, मान लेते हैं मेरा ये हाफ सर्कल है, चूंकि मुझे हाफ इसलिए काटना पड़ेगा क्योंकि सेंटर में यहाँ पर लाइट है। तो जब सेंटर में लाइट सोर्स यहाँ पर मैं मारूंगा तो यहाँ पर मेरा लाइट हर जगह पर जा रहा है, हर जगह पर जा रहा है लाइट सोर्स। तो ये सेंटर लाइट के जो जस्ट परपेंडिकुलर यहाँ पर पड़ रहा होगा ये तो हमारा ट्रू शेप देगा,
ये हमारा ट्रू शेप देगा क्योंकि परपेंडिकुलर लाइट जा रही है। और जहाँ पर भी ये ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर परपेंडिकुलर लाइट पड़ रही है तो हमेशा वो एकदम एग्जैक्ट देगा। कैसे पता चला मुझे? ये ऑप्टिक्स का बेसिक रूल होता है कि अगर मान लीजिए लाइट आपकी सीधी आई है तो सीधी ही उतनी डिस्टेंस पे जाएगी। अगर मान लेते हैं आपकी लाइट थोड़ी तिरछी आ रही है तो चूंकि यहाँ पर डेविएशन होता है, एग्जैक्ट इतना नहीं होता है, थोड़ा रिफ्रैक्शन होती है, और इस वजह से मेरा जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखेगा वो उतनी डिस्टेंस पर ना दिख करके छोटा या बड़ा देखने को मिल जाएगा। डिपेंड कर जाता है कि वो कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव है, और इसी वजह से मुझे फिर एग्जैजरेटेड सरफेस देखने को मिलेगा, या फिर जो हमारा शेप है एग्जैजरेटेड यानी कि डिस्टॉर्टेड देखने को मिल जाएगा। तो अगर कोई भी कहीं पर भी परपेंडिकुलर लाइट आ रही है तो परपेंडिकुलर लाइट हमेशा ट्रू शेप यहाँ पर देती है, हमेशा ये ट्रू शेप देगी। चलिए, तो अब जैसे ही ट्रू शेप यहाँ पर सेंटर में दिया, जैसे ही थोड़ा सा भी यहाँ पर अंतर हुआ, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो डिस्टॉर्टेड होने लगेगा। सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन हमें कहाँ मिलेगा? सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन मुझे इक्वेटर पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट बना देगा, छोटे से ऑब्जेक्ट को ये इनफाइनाइट बना देगा। मान लेते हैं इतना बड़ा मेरा स्केल था, मेरा। अब चूंकि लाइट यहाँ पर पहुँच ही नहीं रही है तो इसका जो एंड है वो मिलेगा ही नहीं, इसका एंड मिलेगा ही नहीं, और मुझे लगेगा स्केल जो होती है इन्फिनिटी है। पूरे कमरे की दीवार पर आपको जो होता है पूरा ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। एक काम करिएगा, आज रात में जब लाइट वाइट बंद करके मोबाइल का जो फ्लैश लाइट है उसी से किसी जो ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में रखिएगा, और फिर उसके बाद से इसी को जो है मतलब मोबाइल की फ्लैश लाइट को ही ऑब्जेक्ट के करीब लाइएगा, ठीक है? तो आपको ट्रू शेप मिलेगा, छोटा ऑब्जेक्ट दिखेगा, और दूर करते आइएगा आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा कि पूरे कमरे की दीवार पे फैल गया है। बचपन में एक लाइट आती थी, अगर आप लोगों को पता नहीं देखा है कि नहीं, छोटे पे होती थी, यहाँ पर आगे जो होता है वो ऐसे मतलब कि लेज़र लाइट हुआ करती थी, आगे आप शेप बदल सकते थे। ये अलग अलग गोला ऐसा मिलता था, ठीक है? 5-6 तरीके के गोले मिलते थे। हाँ, तो यहाँ पर चेंज करके फिर वही है कि आपको एक शेप मिलती थी। अब ये फिर उसके बाद से चाइनीज़ वगैरह में तमाम आ गई थी, और कई लोग जो है इसको चीटिंग करने के लिए भी इस्तेमाल करने लग गए थे। तो इसको आप जब प्रोजेक्शन एक तरीके का प्रोजेक्ट करते हैं तो जब इसको करीब करेंगे, मतलब दीवार के करीब लेकर के आएंगे तो बहुत ही क्लियर कट पिक्चर दिखती है। जैसे जैसे दूर करते आएंगे वैसे वैसे जो है ये हम लोगों को बड़ा ऑब्जेक्ट, जो भी इसमें फिगर बना हुआ है, जो भी यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, वो बड़ा देखने को मिल जाता है। यही चीज़ यहाँ पर है। तो परपेंडिकुलर जो रहेगी वो हमेशा ट्रू शेप रहेगी, और जितना ज़्यादा आप इसको डिस्टेंस पे करते जाएंगे वैसा ही बड़ा देखने को मिलेगा। और निमोनिक में यही है कि आपका जब ये इक्वेटर पर रहेगा तो ये इन्फिनिटी देखने को मिल जाएगी, ये बड़ी सी देखने को मिल जाएगी। स्टीरियोग्राफिक में क्या है? क्या चीज़? करेक्ट। इक्वेटर हमेशा इसमें डिस्टॉर्टेड रहेगा। इक्वेटर यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि निमोनिक में यहाँ पर इक्वेटर मुझे इन्फिनिटी पर देखने को मिलेगा। इक्वेटर यहाँ पर इन्फिनिटी पर देखने को मिलेगा, अनंत पर देखने को मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पर आता है ऑर्थोमॉर्फिक। हाँ जी। सर जैसे ये जो पर्सपेक्टिव वाला पार्ट होता है, सर इसमें जैसे इन्फिनिटी पे एक बार लाइट सोर्स रखते हैं, एक बार सेंटर पे रखते हैं। सर ये समझ में नहीं आता कि प्रोजेक्शन वो बनाते होंगे तो इतनी बड़ी अर्थ है, लाइट सोर्स कैसे रख के बनाते होंगे? सर ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर लाइट सोर्स रखते नहीं हैं। लाइट सोर्स हम जो है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे को इन्फिनिटी का मानना है, तो इन्फिनिटी का मानने के लिए हम लाइट सोर्स सन को मान लेते हैं। सन हमारा जो होता है बहुत डिस्टेंस पे है, तो हम मान लेते हैं कि सन है। और अब जब यहाँ से लाइट आएगी, जैसे मान लेते हैं आप लोगों ने डायग्राम वगैरह फोटो वगैरह में देखा होगा कि पृथ्वी के ऊपर में जब सनलाइट मारते हैं तो नॉर्मली हम लोग ऐसे दिखा देते हैं कि पूरी सनलाइट यहाँ पर आ रही है, पूरी सनलाइट आ रही है। वो बात दूसरी है कि जब हम इसको और मतलब हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं अरे नहीं, आधा ही तो इल्यूमिनेट है, आधा जो है क्योंकि टिल्ट है इस वजह से, लेकिन आधे पे लाइट आ तो रही है। तो ये पूरा एरिया जो होगा यहाँ पर डे टाइम होगा, ये पूरा का पूरा एरिया डे टाइम होगा, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो नाइट टाइम हो गया। तो ये जो हमें डे टाइम और नाइट टाइम देखने को मिल रहा है, ये क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर सन जो है इन्फिनिटी पर है, और इस समय हमारा जो शेप देखने को मिलेगा वो ट्रू शेप देखने को मिलेगा। किसका? अर्थ का ट्रू शेप देखने को मिलेगा। इनफैक्ट सेम यही क्वेश्चन जो है आपके हायर वाले पेपर में पिछले साल पूछा गया था, जब ये कैंसिल वाला हुआ था। उसमें एक सवाल ये आया हुआ था कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं इन्फिनिटी से लाइट मार रहा हूँ तो कैसी प्रोजेक्शन हो जाएगी? तो आप बताएंगे कि इन्फिनिटी से लाइट मारने के लिए हमारा जो प्रोजेक्शन हो गया वो ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा ट्रू शेप देगा।
ये तो हो गया जो हमारे पास में सोर्स हो गया। अब मान लेते हैं, हाँ हाँ, मतलब वही ऑर्थोग्राफिक है ये, दिस इज ऑर्थोग्राफिक है ये, मॉर्फोलॉजी नहीं, ये ग्राफिक है, ठीक है, ये ग्राफिक है, गलती से लिख दिया गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ऑर्थोग्राफिक हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, ये तो हो गया जब इन्फिनिटी का सोर्स रहेगा तो वो सन बन जाता है। जब मान लेते हैं मेरे को अर्थ के जस्ट यहाँ पर मतलब बाहर में करना होता है, यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, मैं सैटेलाइट का इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पर मैं सैटेलाइट का इस्तेमाल करूँगा, सैटेलाइट से फिर यहाँ पर लाइट मारी जाती है और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर प्रोजेक्शन निकाले जाते हैं, सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पर प्रोजेक्शन निकाला जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा स्टीरियोग्राफिक, ये बन गया मेरा स्टीरियोग्राफिक। और वही चीज़ अगर मैं अर्थ के सेंटर में रख करके लाइट सोर्स अगर देख रहा हूँ, तो ये तो अर्थ के सेंटर में नॉर्मली हम लोग अपना खुद का लाइट सोर्स, आर्टिफिशियल लाइट सोर्स इस्तेमाल करते हैं। और ये आर्टिफिशियल लाइट सोर्स जो है, आर्टिफिशियल मतलब कि जैसे हम यहाँ पर कोई एनर्जी सोर्स रख सकते हैं, या फिर हम कहीं यहाँ पर जो है मतलब लेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। और ये चीज़ हम लोग यहाँ पर सेंटर पे, अंदर रखेंगे कैसे? नहीं नहीं, अर्थ के अंदर में नहीं रखते हैं, अर्थ के अंदर में रखते नहीं हैं हम, ऐसा हम रखते हैं ग्राउंड पे ही हैं, हम ऑब्वियसली रखेंगे ग्राउंड पे ही, बस हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि अगर ऐसा होता तो फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी। हम अर्थ के अंदर में कभी कोई ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हम यहाँ पर आर्टिफिशियली ये काम करते हैं, आर्टिफिशियल इसीलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियली ये काम किया जाता है, कंप्यूटर के थ्रू यहाँ पर किया जाता है। और फिर वही है कि हम लोग मतलब ऐसा मान करके चलते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी होगी। और वैसे ग्लोब पे किया जाता है ये सारा काम, अर्थ पे नहीं। ग्लोब को मैंने कट किया, अब यहाँ पर लाइट मारा, उसके बाद से तब यहाँ पर चीज़ें की जाती हैं, हम लोग ओरिजिनली नहीं करते हैं कभी भी। सर जैसे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और सारी चीजें इमेजिनरी है, वैसे ये भी इमेजिन किया जाता है। करेक्ट करेक्ट, ये हमारा तरीका होता है। जैसे हमारे पास में जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्शन हम लोग बात करने वाले हैं, ये सारे प्रोजेक्शन किसी न किसी यूटिलिटी के आधार पर बनाए गए हैं, किसी न किसी यूटिलिटी के आधार पर कि आखिर में मुझे क्या दिखाना है या किस तरीके से। जैसे इनफैक्ट हम लोग जब सुबह जीआईएस की क्लास भी कर रहे थे, आज नहीं लेकिन कल परसों में जब भी हुआ था, तो वहाँ पर जब हम लोग ने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात किया था, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि देयर आर सेवरल प्रोजेक्शंस विद इन द जीआईएस ऑल्सो। जीआईएस के अंदर में भी हमारे पास में बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं जिसके बेसिस पर आप यहाँ पर मैप बना सकते हैं। हालांकि हम लोग जो बनाते हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पे बनाते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के आधार पे बनाते हैं। और यहाँ पर जैसे यूटीएम हम लोगों ने देख लिया था, इंडिया का यूटीएम 43 44 डिग्री हम लोग यहाँ पर मान करके चल रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अलग से कुछ नहीं करना होता, ये नहीं है कि हम यहाँ पर अर्थ के अंदर में सोर्स घुसाएंगे, नहीं। यहाँ पर प्राइमरली हम लोग जो है ग्लोब रखते हैं, ग्लोब को कट करते हैं आधा, ये हमारा हेमीस्फीयर मिल गया, ठीक है। हेमीस्फीयर के बीच में यहाँ पर हम लाइट सोर्स लगा देंगे और लाइट सोर्स के बेसिस पर हम देख लेंगे ऊपर में चार्ट कैसा निकल करके आ रहा है। मतलब वही जो हमारा ग्लोब के ऊपर में जो नक्शा बना हुआ है, उस नक्शे को हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर लेते हैं और सरफेस पर देख लेते हैं कि उसकी प्रोजेक्शन क्या आ रही है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। अब ये हो गया निमोनिक जो हमारा इन्फिनिटी पर हो गया, ऑर्थोमॉर्फिक हो गया जो ट्रू शेप हो गया, स्टीरियोग्राफिक हो गया जो सरफेस के जस्ट अपोजिट पे रखा जाता है, सरफेस के जस्ट अपोजिट पे। अब नॉर्मली ये सरफेस के जस्ट अपोजिट वाला जो केस होता है वो नॉर्मली हम लोग जो हमारा मान करके चलिए जो हमारा ये क्या बोलते हैं, ये वाली प्रोजेक्शन होती है कोनिकल, क्या बोलते हैं इसको, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होती है। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में हम लोग नॉर्मली करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इनफैक्ट अभी सारा क्लियर ही हो जाएगा। मान लेते हैं वी हैव सेवरल टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, जैसे एक होती है जो हमारी कोनिकल प्रोजेक्शन होती है, दिस इज आवर कोनिकल प्रोजेक्शन, और एक मान लेते हैं हमारी जो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होती है, ये हमारी सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन हो गई। अब सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, मैं सेंटर में रख सकता हूँ, बिल्कुल, मैं सरफेस पर भी रख सकता हूँ और मैं इन्फिनिटी पर भी रख सकता हूँ। यहाँ पर क्या ऑप्शन है, मैं सेंटर में रख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई अपोजिट वाला केस नहीं हुआ, मैं यहाँ पर सरफेस पे नहीं रख सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं निमोनिक भी बना सकता हूँ, मैं यहाँ पर स्टीरियोग्राफिक भी बना सकता हूँ, और इसके अलावा मैं यहाँ पर जो ऑर्थोग्राफिक होती है ऑर्थोग्राफिक भी बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो केवल और केवल निमोनिक का है और इसके अलावा ऑर्थोमॉर्फिक का है, ऑर्थोमॉर्फिक का है। स्टीरियो हम नहीं कर पाएंगे। स्टीरियो हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर रखिए तो भी बात वही है, यहाँ पर लाइट सोर्स को रखिए तो भी वही बात है, तो कोई अंतर नहीं आया, ठीक है, तो कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर निमोनिक और ऑर्थोमॉर्फिक केवल होती है और यहाँ पर निमोनिक और स्टीरियोग्राफिक और ऑर्थोमॉर्फिक तीनों ही आ जाती है। सर ये चीज थोड़ा समझ नहीं आई। ये जैसे कोनिकल का, जैसे यहाँ पर जब मैं सिलेंड्रिकल बात करता हूँ तो सिलेंड्रिकल एक तरीके का रेक्टेंगुलर हो गया। तो रेक्टेंगल में मेरे पास में दो डिफरेंट फेस है। रेक्टेंगल अगर मैं कह रहा हूँ तो एक हो गया सेंट्रल फेस जो निमोनिक हो गया, ठीक है,
और एक हो गया कि मैं सरफेस पे रख सकता हूँ। तो मैं सरफेस पे रखूँगा, यहाँ रखूँ चाहे यहाँ रखूँ, सरफेस पे जैसे ही रखूँगा मेरा स्टीरियोग्राफिक हो गया, मेरा स्टीरियोग्राफिक हो गया। और फिर इन्फिनिटी वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। कोनिकल में जब यहाँ पर लेकर के आते हैं तो कोनिकल में जब इसको सीधा आप करेंगे तो सीधा करने के बाद में आपको प्राइमरली ऐसा शेप मिलेगा, सर्कुलर टाइप का एक आता है इस तरीके का कोन। कोन मतलब क्या हुआ, ऐसे ही तो हुआ, हमने इसको घुमा दिया है, टोपी बना दिया है इसका। बचपन में जो बर्थडे वाली टोपी होती है ऐसे ही बनाई जाती है ना, घुमा करके। अब इसमें मैं निमोनिक यहाँ बना सकता हूँ, लेकिन मैं सरफेस पे कहाँ रखूँगा? सरफेस पे कहीं पर भी लिखूंगा तो इट वुड बी सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल है, यहाँ पर सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, या तो इधर या फिर इधर, ये सिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिकल आ जा रही है, तो यहाँ पर मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं सेंटर पे रखूंगा या फिर मैं इन्फिनिटी पे रखूंगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए। तो ये प्राइमरली हमारे पास में चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। तो ये हमारे पास में तीन चीज़ें पर्सपेक्टिव लाइट सोर्स को आधार पे हो गया। एक हो गया निमोनिक जो हमारा सेंटर में हो गया, स्टीरियोग्राफिक जो सरफेस पर हो गया, किसी एक सरफेस पर आ जाएगा। और ये सरफेस हमेशा नॉन सिमेट्रिकल होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना है, नॉन सिमेट्रिकल होना चाहिए। मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर पे हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल पर हम रख सकते हैं क्योंकि दोनों के साइड साइड अलग अलग रहेंगे। ऑर्थोमॉर्फिक मतलब ये, हाँ ठीक है, ऑर्थोमॉर्फिक जो होती है ये प्राइमरली हमारा इन्फिनिटी पर आ जाती है, हमारा इन्फिनिटी आ जाती है। ठीक है, अब चलिए, अब बढ़ते हैं जरा हम लोग आगे। दूसरी होती है जो नॉन पर्सपेक्टिव होती है, ये हमारा मैथमेटिकल होता है। इक्वल एरिया का मतलब होता है कि मेरे पास जो जैसे यूएस का जो मैप है वो डिस्टॉर्टेड होगा लेकिन एरिया बराबर बराबर देगा। मतलब यहाँ पर जो ग्रेटिक्यूल होगा वो ग्रेटिक्यूल मेरा एकदम करेक्ट ग्रेटिक्यूल देगा। ये मेरा जो ग्रेटिक्यूल बन रहा है ये मेरा करेक्ट ग्रेटिक्यूल देगा, ट्रू ग्रेटिक्यूल देगा। इसको हम लोग इक्वल एरिया बोलेंगे। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि सारी चीज़ें बराबर बराबर रहेंगी, मतलब जो हमारा शेप है वो एग्जैक्ट बराबर शेप यहाँ पर आ रहा होगा। तो डिस्टेंस हमारी बराबर है कि हमारा ये डिस्टेंस बराबर रहेगा, ये डिस्टेंस हमारा बराबर रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा ये इक्वी डिस्टेंस रहेगा। तो इक्वी डिस्टेंट और इक्वल एरिया दो अलग अलग चीज़ें हैं। पर्सपेक्टिव के आधार पर हमें देखने को मिल जाएगा कि क्या मुझे ये इक्वल शेप दे रहा है या इक्वल डिस्टेंस मुझे यहाँ पर बता रहा है। अब ये जरा देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास में लाइट सोर्स जो था, लाइट सोर्स और जो ऑब्जेक्ट है जो मेरा यहाँ पर इमेज बनेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस भी बराबर होनी चाहिए। कब होगी? जब ऑब्वियसली हमें परपेंडिकुलर लाइट सोर्स मिलेगा। तो जब परपेंडिकुलर मिलेगी तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मेरी दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी। ये हमारा इमेज है। इमेज मतलब जो प्रोजेक्शन यहाँ पर आया है, प्रोजेक्ट जो यहाँ पर इमेज हुई है, ये हमारा लाइट सोर्स है, ये हमारा लाइट सोर्स है। तो ये हमारे पास में चीज़ें आ जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इक्वी डिस्टेंस मेरे को तभी मिलेगा जब चीज़ें हमारी लाइट सोर्स हमारा परपेंडिकुलर हमें मिलेगा, परपेंडिकुलर। और इक्वल एरिया ये डिपेंड कर जाता है कि मेरा प्रोजेक्शन कैसा है, प्रोजेक्शन के आधार पर मिलता है। हाँ जी, सर जो पीछे आपने डायग्राम बनाया था उसमें बीच में क्या बनाया है? ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट है, ये मेरा रियल ऑब्जेक्ट है, ये मेरा रियल ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर मैंने लाइट मारा, ये मेरा जो होता है कमरे का सरफेस है, वॉल है, इसके ऊपर में इमेज बन गई है। ये जो इमेज है मेरी, जैसे यहाँ पर लाइट सोर्स मैंने मारा, हाथ में रखिए ना लाइट, अपने हाथ में जो है लेफ्ट हैंड पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट मैंने रखा, मैंने मान लीजिए मोबाइल रखा, ठीक है, या कॉपी रखी, और उसके बाद से मैंने यहाँ पर उसी के जस्ट परपेंडिकुलर मैंने अपना जो है फ्लैश लाइट मारा। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने एक हाथ से ऐसे पकड़ रखा है, ये मेरा हाथ है और ये मैंने इसको पकड़ रखा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर जस्ट इसी के सामने ऐसे मैंने दूसरे हाथ से यहाँ पर लाइट सोर्स मैंने यहाँ पर टॉर्च मारा हुआ है। तो मेरी लाइट हर जगह पर जाएगी, परपेंडिकुलर जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर जाएगी। और इतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर मेरा दीवार है, ये मेरा दीवार है। तो मेरे दीवार पे क्या होगा, इतना दूर छाया बन जाएगी, शेडो बन जाएगा। बाकी पूरा एरिया इल्यूमिनेट हो जाएगा, लाइट आ जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फ्लैश लाइट जा रहा है वो तो पूरे एरिया पे जा रही है। इतने एरिया का जो लाइट है वो रुक जा रहा है, तो मुझे यहाँ पर शेडो जो मिलेगी वो मेरा प्रोजेक्शन हो गया। यही चीज़ यहाँ पर है। ये मेरी लाइट, ये मेरा जो होता ऑब्जेक्ट है, ये मैं यहाँ पर लाइट मार रहा हूँ और ये मेरा इतना एरिया शैडो रहेगा, यहाँ पर छाया बनी रहेगी और ये पूरा एरिया इल्यूमिनेटेड रहेगा, ये पूरा एरिया। तो ये मेरा इमेज ही तो दे रहा है। ठीक है, तो जब परपेंडिकुलरली मारूंगा मैं तो यहाँ पर मुझे ट्रू शेप मिलेगा, एकदम एग्जैक्ट मिलेगा। और वही चीज़ जितना मतलब हम तिरछा करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा मेरा जो है चेंज होते जाएगा ऑब्जेक्ट। ये बन जाता है मेरा जो डेविएशन के आधार पर होता है, डेरिवेशन के आधार पर होता है, डेवलपेबल सरफेस को लेकर के हम यहाँ पर बोल सकते हैं। मतलब ये हमारा लाइट सोर्स के आधार पर होता है, पर्सपेक्टिव नॉन पर्सपेक्टिव। डिस्टेंस पे हमें ट्रू शेप मिलता है और इक्वल एरिया में हमें एरियाज करेक्ट एरिया मिलेगा, बिल्कुल। और सर इसका प्रोसेस कैसे रहेगा इक्वल एरिया वाला, जैसे इक्वी डिस्टेंस वाला आपने बताया?
इसमें भी इक्वी डिस्टेंस पे भी यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर जब लाइट रहेगी तो मेरा इक्वी डिस्टेंस, हाँ इक्वल एरिया में पूछ रहे हैं। इक्वल एरिया में तो प्रोजेक्शन के आधार पर हो सकता है, क्योंकि इक्वल एरिया हो सकता है कि थोड़ी मोड़ी डिस्टॉर्शन हो, लेकिन हमें एरिया बराबर मिल सकता है, क्योंकि एरिया एक जगह पर कम होगा तो कहीं दूसरी जगह पर ज़्यादा हो जाएगा, तो इक्वल एरिया मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इक्वल एरिया का जो केस होता है वो प्रोजेक्शन के आधार पर निर्भर कर सकता है कि प्रोजेक्शन कैसा हमें देखने को मिल रहा है, प्रोजेक्शन पर आधारित है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अगर है तो परपेंडिकुलर में तो मुझे एनीवे इक्वल एरिया इक्वल शेप सब कुछ इक्वल मिलेगा ही मिलेगा। परपेंडिकुलर में तो एकदम ट्रू शेप मिल रही है, सारी कुछ चीज़ें सही मिल रही हैं। ठीक है, जो इक्विडिस्टेंट है और इक्विडिस्टेंट होता है वो इक्वल एरिया जरूरी नहीं है ना, क्योंकि नहीं नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, अल्जेब्रा प्रोजेक्शन में तो ऐसे होता है ना कि शेप सही है बिल्कुल लेकिन डिस्टेंस उसमें इक्वल इक्वल नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। ठीक है, चलिए अब जरा डेवलपेबल सरफेस के आधार पर बात कर लेते हैं कि जैसे मेरा जो चार्ट पेपर है, डेवलपेबल सरफेस को मतलब समझिए ये चार्ट पेपर हमारा है, ये मेरा चार्ट पेपर है। अब ये चार्ट पेपर मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, मैं कोनिकल चार्ट पेपर ले सकता हूँ, ये मेरा इस तरीके से चार्ट पेपर रहेगा, मैंने उसको घुमा घुमा करके अपना कोनिकल बना लिया। सिलेंड्रिकल बन सकता है, जेनिथल बन सकता है, और कन्वेंशनल मतलब कि एक तरीके से कन्वेंशन के आधार पे होता है, जो कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग बना करके रखा हुआ है। जो जेनिथल होती है प्राइमरली होती है जो हम टेंजेंट बनाते हैं, कहीं पर भी टेंजेंट मतलब ये हमारा प्लेन पेपर होगा, ये मेरा प्लेन पेपर होगा जो कि एक टेंजेंट के आधार पे रहेगा, टेंजेंट के तरीके से बिहेव करेगा, तो दिस इज समथिंग लाइक टेंजेंट। और बाकी कोनिकल में तो आपको पता ही है, ये कोनिकल हमारा एक तरीका, ये कोनिकल हो गया। फिर उसके बाद से डबल स्टैंडर्ड होती है, मतलब क्या होता है अभी बात करते हैं, एक एक करके इसमें आते हैं। फिर उसके बाद से ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में ऑर्थोमॉर्फिक जहाँ पर एकदम ट्रू शेप रहेगा। ठीक है, दूसरी होती है होमोलोग्राफिक जिसमें इक्वल एरिया, इक्वल एरिया का मतलब होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है बराबर, एक जैसा, ठीक है, समांगी। और ग्राफिक का मतलब क्या होता है, जो शेप होता है, मतलब सॉरी एरिया होती है, तो होमोलोग्राफिक का मतलब हो गया इक्वल एरिया। ये मॉलविड में हमें देखने को मिलता है, ये भी हम लोग बात करेंगे। एजीमुथल हो गया जहां पर मेरा एंगल बराबर रहेगा, ट्रू एंगल रहता है, इक्वी डिस्टेंस ट्रू स्केल होती है। अब जरा देखिए हमारे पास में अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। टेम्परेट में एनीवे हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये मेरी पृथ्वी है, ये मेरी पृथ्वी है। अगर मैं यहाँ पर मैं कोनिकल लगाता हूँ तो कोनिकल पे मुझे इस एरिया पे एकदम क्लैरिटी मिलेगा, एकदम बढ़िया सही शेप सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो इसलिए मैं इक्वेटोरियल एरिया में सिलेंड्रिकल लगाऊंगा, बिल्कुल सही सिलेंड्रिकल यहाँ पर लगाऊंगा। अब मुझे टोपी पहनानी है तो टोपी मेरी यहाँ पर इस तरीके से पहनी जा सकती है, मतलब ये मेरा जो टेम्परेट एरिया है यहाँ पर कहीं पर भी लगाऊंगा तो मेरा टेम्परेट एरिया जो होगा वो कोनिकल के लिए आधार पे हो जाएगा। और मुझे जब पोलर के लिए करना होगा ना तो मेरा सिलेंड्रिकल काम करेगा, ना तो मेरा कोनिकल काम करेगा, मुझे यहाँ पर सरफेस पर पेपर लगाना पड़ेगा। अब ये कोनिकल का मतलब ये नहीं कि केवल यहीं पे, कोई भी कहीं पर भी अगर मुझे टेंजेंट पे आधार पे बनाना है तो टेंजेंट पे आधार पे बनाने के लिए हर जगह पर देखिए मैं ऐसे पेपर चिपका दूंगा। और ये मेरा पूरा पेपर है, ये मेरा पूरा पेपर है ऐसे, ठीक है, ये मेरा पूरा पेपर है इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं लाइट मारूंगा दूसरे तरफ से, चाहे सेंटर से मारिए, चाहे सरफेस पर मारिए, चाहे इनफाइनाइट पे मारिए। अब लाइट मैंने मारा, इस एरिया का प्रोजेक्शन मेरे इस पेज पर आ जाएगा, ये मेरा काम हो जाएगा। क्लियर? अब एक एक करके जरा बात, हाइट वाले फ्लोर्स में जहाँ पर परपेंडिकुलर था वहाँ पर ट्रू शेप था, वैसे ही यहाँ पर जहाँ पर पेपर टच होगा वहाँ पे ट्रू स्केल रहेगा। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है ना, तो जहाँ पर भी लाइट परपेंडिकुलर जाएगी, चाहे आप इनफाइनाइट से जब हम देखेंगे तो ये पूरा एरिया परपेंडिकुलर पे जा रहा है, ये पूरा परपेंडिकुलर जा रहा है। तो मेरे को इनफाइनाइट वाला तो एनीवे जो होता है एकदम ट्रू शेप हर जगह पर बराबर बराबर देगा। सरफेस वाले पे क्या होगा कि ये मेरा सरफेस बन गया, ये बीच वाला जो होता है सेंट्रल वाला जो रहेगा ये हमारा एकदम बढ़िया देगा, ट्रू शेप देगा, और बाकी डिस्टॉर्शन हो जाएगी। और जब हम लोग यहाँ पर सेंटर में बात करेंगे तो यहाँ पर तो और ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगी। मतलब डिस्टॉर्शन सबसे ज़्यादा जो डिस्टॉर्शन मेरे को देखने को मिलेगा वो हमारी न्यूमोनिक में देखने को मिलेगी, न्यूमोनिक में सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन रहेगी। फिर उसके बाद से स्टीरियोग्राफिक में रहेगी, और फिर सबसे कम जो है वो ऑर्थोग्राफिक में रहेगी। ये हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब एक एक करके जरा बात करना शुरू करते हैं हमारा कोनिकल प्रोजेक्शन को लेकर के। अब जैसे कोनिकल प्रोजेक्शन है, ये मेरा अर्थ हो गया और इसके ऊपर मैंने कोन यहाँ पर लगा दिया, और इस कोन को मैंने जब सीधा किया तो मेरा कोन इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक बात तो समझ में आ रही होगी, एक बात तो यहाँ पर समझ में आ रही होगी, एक्चुअली ये
ये काटा नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर ऊपर मैं जब कट कर दूंगा तब मेरा पेज ऐसा दिखेगा। अब चूंकि मैंने काटा नहीं है तो मेरा पेज पूरा ऐसे देखने को मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है, बट एक्चुअल में ये पूरा रहेगा, ये पूरा इस तरीके से रहेगा, ये पूरा इस तरीके से रहेगा। हर जगह पर ऐसे आप जोड़ दीजिएगा, ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे, ये जो हमारे पास में लाइन है, ये जो हमारे पास में लाइन है, ये हमारी ग्लोब से एकदम चिपक जाएगी, यानी ग्लोब के कोई ना कोई यहाँ पर लैटिट्यूड पर आ जाएगा। तो ये जो मेरी लाइन है, ये जो मेरी यहाँ पर लाइन देखने को मिल रही है, ये मेरी लाइन एकदम ट्रू लाइन रहेगी। मतलब इसके ऊपर में जो भी कंट्री, जो भी लाइन, जो भी लैटिट्यूड, जो भी फीचर्स आएंगे वो सब एकदम ट्रू आएंगे, ये सब मेरे ट्रू आएंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर के एरिया को यहाँ पर प्रोजेक्ट करूँगा वो सब मेरा डिस्टॉर्टेड रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्या क्या इसके खास बात क्या क्या हो जाएगी। अब इसके जरा प्रॉपर्टीज बस इमेजिन करना है। जो कार्टोग्राफी का टॉपिक होता है ये प्योर इमेजिनेशन है, पढ़ना कम, इमेजिनेशन ज़्यादा है। हाँ जी, जो कॉनिकल में आपने पीछे इमेज दिखाई थी, एक बार दिखाइए। हाँ यहाँ पे सर, इसमें तो ये 60 डिग्री के आसपास ट्रू होना चाहिए ना। आप तो जो इसको टच कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं यहाँ पे जो बेस। मैं आपकी बात समझ गया, जहाँ पर टच करेगा, ऑब्वियसली जहाँ पर टच करेगा वो तो मैंने यहाँ पर मतलब दिखाने के लिए बना दिया कि मेरा सर्कल मान लीजिए बराबर यहाँ आ रहा है। जहाँ पर टच करेगा अर्थ को वहाँ पर ये मेरा ट्रू रहेगा, ये मेरा ट्रू एंगल, मतलब ट्रू बियरिंग इसको बोलते हैं, ये मेरी ट्रू बियरिंग आएगी, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर टच कर रहा है, पूरी पृथ्वी को यहाँ पर टच कर रहा है, तो ये वाला जो लाइन होगा ये मेरा ट्रू मेरिडियन, मतलब कि ट्रू हमारा स्केल आएगा, इसको ट्रू स्केल बोलते हैं, ये ट्रू स्केल आएगा। तो करेक्ट है, बिल्कुल आपने जो बोला एकदम सही बोला है, ठीक है। ये वाला नहीं, ये वाला रहेगा, ठीक है। अब जरा चलिए, ये सब निकालने का तरीका होता है, मुझे नहीं लगता इस पर सवाल वाल बनेगा, ये बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर जरा आइए कोनिकल प्रोजेक्शन के बारे में जरा देखिएगा। अब जरा यहाँ पर हमें समझना है, 3 चीज़ों के बारे में देखना है। क्या क्या हमें देखना रहेगा? सबसे पहले मुझे देखना है इसके कैरेक्टरिस्टिक में कि आखिर में इसका कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टरिस्टिक में मुझे 2 चीज़ें, 2 कैटेगरी होगी। एक होगा जो पर्सपेक्टिव के आधार पर होगा, पर्सपेक्टिव के आधार पर, और दूसरा होगा जो नॉन पर्सपेक्टिव के आधार पर रहेगा, नॉन पर्सपेक्टिव। मतलब पर्सपेक्टिव का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि मेरी न्यूमोनिक प्रोजेक्शन में कैसा देखने को मिल रहा है, मुझे स्टीरियोग्राफिक में कैसा देखने को मिल रहा है, मुझे ऑर्थोग्राफिक में कैसा देखने को मिल रहा है। नॉन पर्सपेक्टिव में हमें यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमें यहाँ पर इक्वल एरिया देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक में देखूंगा मैं कि मेरा ट्रू स्केल आ रही है कि नहीं। ट्रू स्केल का मतलब होता है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, या फिर जिसको मैं लैटिट्यूड बोल सकता हूँ, मेरी लैटिट्यूड पर एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ जोन मेरी करेक्ट होनी चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना 2 लैटिट्यूड के बीच का जो एरिया होता है इसको जोन बोलते हैं, तो मेरा जोन करेक्ट होना चाहिए। दूसरा ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन का मतलब हो गया कि जो हमारा गोर होता है, गोर का मतलब 2 लॉन्गिट्यूड के बीच की जो दूरी होती है, वो 2 लॉन्गिट्यूड के बीच की जो दूरी होगी ये हमारी करेक्ट आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तीसरी चीज़ हम यहाँ पर बात करेंगे ऑर्थोमॉर्फिक को लेकर के। ऑर्थोमॉर्फिक का मतलब हो गया कि यहाँ पर मेरी ट्रू शेप आ रही है कि नहीं, मेरी शेप सही है कि नहीं। चौथा, शेप का मतलब एरिया डिस्टॉर्ट हो सकता है। जैसे हो सकता है कि मैं इंडिया को छोटा बनाऊं, इंडिया को बड़ा बनाऊं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इंडिया को इस तरीके से अगर बना रहा हूं तो ऑब्वियसली ये इंडिया का छोटा रूप है। पर्सपेक्टिव में इसको बोल सकता हूं कि ये पर्सपेक्टिव प्लान है, स्कीमेटिक इसको हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं। तो शेप सही है, एरिया छोटा है। सिमिलरली इसी में हम लोग होमोलोग्राफिक बोल देते हैं। होमोलोग्राफिक का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एरिया ट्रू होना चाहिए, यहाँ पर एरिया मेरा ट्रू रहेगा। ऑब्वियसली स्केल रहेगी, जैसे यहाँ पर मैंने जो बना रखा है ये मेरा ट्रू एरिया हो सकता है, बस यहाँ पर स्केल अलग रहेगी। मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि मेरा 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर 100 किलोमीटर के बराबर है, यहाँ पर मैं स्केल रख दूंगा, तो ये मेरे पास में अलग अलग रहे। ऐसा नहीं है कि इंडिया का जितना बड़ा मैप है उतना बड़ा हम मैप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, नहीं, हम इसको स्केलिंग कर लेते हैं। तो स्केलिंग के आधार पर मेरी शेप, मेरी यहाँ पर जो भी एरिया है और बाकी ट्रू मेरिडियन, ट्रू स्केल, इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक मुझे यहाँ पर देखनी होती है और इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो जो कोनिकल प्रोजेक्शन होती है, अब यहाँ पर कोनिकल प्रोजेक्शन, ओके, सो गुड इवनिंग सभी लोग को, गुड इवनिंग। तो प्राइमरली अभी जो हम लोग दिन में डिस्कस कर रहे थे, जो डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो उसमें हम लोगों ने इसके जो टेक्निकल टर्म्स थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। फिर हम लोग जो मैप के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था कि हमारा जो मेथड ऑफ डेविएशन हो गया, पर्सपेक्टिव, नॉन पर्सपेक्टिव हो गया, डेवलपेबल सरफेस हो गया,
ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो होती हैं, ये सब हम लोगों ने दिन में डिस्कस किया हुआ था। तो यहीं पर फिर हमारी जो है डिस्कशन डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो हम लोग यहाँ पर कोनिकल प्रोजेक्शन को लेकर के ही डिस्कस कर रहे थे, और कोनिकल प्रोजेक्शन में हम लोगों ने बस ये बात किया था कि कोई भी प्रोजेक्शन अब आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें प्राइमरली हम लोगों को दो चीज़ें बात करनी होती हैं। एक, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ है, और दूसरी इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था, उसी में मतलब एक चीज़ कही जा सकती है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में प्राइमरली आपसे यही पूछा जा सकता है कि आखिर में यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। डेवलपमेंट का मतलब कि वही है कि एक पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक होगी, दूसरे पार्ट में उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड पार्ट रहेंगे। तो हम लोग इन्हीं दोनों चीज़ों पर ही फोकस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है वहीं पर हम लोग फोकस भी करेंगे। तो हम लोग जो पहला जो डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें हमारा है कोनिकल प्रोजेक्शन को लेकर के। अब देखिए, कोनिकल प्रोजेक्शन में अगर बात किया जाए तो कोनिकल प्रोजेक्शन में सिंपल सा एक आइडिया हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कोनिकल प्रोजेक्शन में, कि हमारे पास में मान लेते हैं सपोज दिस इज़ माय अर्थ, ये हमारा अर्थ है। अब इस अर्थ पे अगर मैं कोन को यहाँ पर लगा रहा हूँ तो सीधी सी बात है, कोन को मैं जो लगाऊंगा, जिस एंगल पे जिस लाइन पे ये एक दूसरे को टच कर रही होगी वो मेरी ट्रू लाइन देखने को मैं इसको बोल सकता हूँ कि मेरा ट्रू लाइन है, या इसी को मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्रू स्केल है, ये हमारी ट्रू स्केल है। और यहीं पर हमें प्राइमरली हमें सबसे मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो सही मायने में देखने को मिलेंगी। अब सही मायने का मतलब, सही ना मायने का मतलब हो गया ये हमारा इक्वल डिस्टेंस भी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इस लाइन पे केवल देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना है। हमें ट्रू शेप देखने को मिलेगा, या इक्वल शेप मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को शेप भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि ऑर्थोमॉर्फिक हो जाएगा, दिस इज ऑर्थोमॉर्फिक रहेगा। लेकिन ये जितनी भी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एजीमुथल हो गया, सब कुछ क्या है, केवल और केवल एक लाइन पर निर्भर करता है, इस लाइन पर। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि लाइन पर क्या मेरी ट्रू स्केल है, ट्रू बियरिंग है, सब कुछ है, तो आप बोलेंगे यस। लेकिन जब मैं इसकी प्रोजेक्शन बनाऊंगा तो प्रोजेक्शन मतलब कि इतने एरिया का मैं पूरा का पूरा मैप अपने इस डेवलपेबल सरफेस पर बना दिया। ठीक है, अब जरा यहीं पर ध्यान देना है। जब मैंने इतने एरिया को, ये मेरा इतना एरिया रहेगा जिस पे मेरा मैप बना हुआ होगा, तो मैंने जब इसको ओपन किया तो मेरा मैप जो है वो इस तरीके का दिखेगा, मेरा मैप जो है वो इस तरीके का दिखेगा। तो इस तरीके का जो मैप दिखेगा उस पे ये जो मेरी यहाँ पर नीचे जो लाइन यहाँ पर बनी हुई है, ये जो मेरी लाइन बनी हुई है, इस लाइन पर तो मुझे सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट, एकदम क्लियर और एकदम सही सही सब कुछ दिखेगा। लेकिन जैसे ही जैसे हम लोग ऊपर के तरफ में आएंगे वैसे वैसे मेरा यहाँ पर डिस्टॉर्शन होना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर मेरी ट्रू स्केल है, यहाँ पर मेरी अगर मुझे यहाँ पर मुझे ट्रू स्केल देखने को मिल रही है, यानी सारी चीज़ें मेरे को एकदम सही सही, ट्रू स्केल का मतलब ये समझिए कि एवरीथिंग इज इन देयर एग्जैक्ट पोजीशन, सब कुछ एकदम एग्जैक्ट पोजीशन में है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मुझे यहाँ पर डिस्टॉर्शन होना शुरू होगा। अब ये डिस्टॉर्शन कैसा होगा, देखिए आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। अगर इस लेंथ के बराबर ही, इस लेंथ के बराबर ही मेरी ये वाली लेंथ अगर होती, ये अगर होती, तो मेरा ये जो यहाँ पर लाइन है वो इतने लाइन के बराबर ये भी हो जाता और मेरी एग्जैक्ट हो जाती। लेकिन मैंने क्या किया, इसको मैंने सिकोड़ दिया, मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो सीधी सी बात है, जो भी मेरा मैप बनेगा वो मेरा एक तरीके से इस एरिया में जब हम लोग आएंगे तो इस एरिया में मेरा मैप पूरी तरीके से सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे जो इमेजेस देखने को मिलेंगी या जो भी यहाँ पर मैप देखने को मिलेगा, दे वुड बी इन देयर कंप्रेस्ड पोजीशन, ये मुझे यहाँ पर कंप्रेशन देखने को मिलेगी। और जबकि इस वाली लाइन पे मुझे जो भी कुछ देखने को मिलेगा वो मेरा एकदम एग्जैक्ट करेक्ट जो भी होगा वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लैटिट्यूड की लेंथ भी तो कम होती है। लैटिट्यूड की जो, हाँ बात बिल्कुल सही है, लैटिट्यूड की लेंथ मुझे जो है कम देखने को मिलेगी। लेकिन जब मैंने इसको मैंने स्केलिंग कर रखी है तो उसी स्केलिंग के आधार पर ही मैंने ये भी कर रखा है, ये भी मैंने यहाँ पर कर रखा है। तो जो मेरी डिस्टॉर्शन, जैसे ऊपर की तरफ में हम लोग जब जाएंगे तो ये मान लेते हैं मेरा ये पूरा सरफेस है, ये मेरा इतना जो सरफेस यहाँ पर, ये पूरा का पूरा जो सरफेस यहाँ पर आया हुआ है, ये मेरा ऊपर के तरफ में जब हम लोग आते हैं तो मेरा जैसे मान लेते हैं कि इतना मैंने ऊपर को मैंने काट दिया, तो मेरी एक्चुअल में वैल्यू जो है मुझे इस तरीके से दिखनी चाहिए। ठीक है, इसी को मैं जैसे ऐसे आप कपड़ा जो है काटिए और इसी को ग्लोब के ऊपर में पहना दीजिए। तो जब हम कपड़ा काट करके ग्लोब के ऊपर में पहना देंगे तब तो मुझे एकदम सही सही देखने को मिलेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ और मैंने यहाँ पर जैसे ये मेरी स्केल हो गई और मेरी अंदर आकर के मेरी जो रेडियस होगी, मतलब वही जो साइज होगी वो छोटी हो जाएगी, बात सही है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर वैल्यू निकाल करके रखी है वो मैंने एक्चुअल में जो साइज है उससे बड़ा बना दिया है।
मैंने एग्जैजरेट कर दिया है, और एग्जैजरेट करके जब मैं इसको खोलूंगा तो यहाँ पर ये जो अंदर की ओर में मैप आएगा वो एक्चुअल में कंप्रेस्ड मैप आ जाएगा। ये दिख रहा है, इस तरीके से कंप्रेशन दिख रही है। तो मेरी एक्चुअल में कंप्रेशन, मेरी जो ट्रू वैल्यू होती, जब हम किसी भी, जैसे नॉर्मली हम लोग जब यहाँ पर नक्शा बनाते हैं तो हम लोग इस तरीके का सरफेस रखते हैं। आपने नॉर्मली एटलस भी देखा होगा, इसी तरीके के फेस पे होता है और वो ट्रू होता है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से पैरेललोग्राम के फॉर्मेट में लेकर के आ जाऊं, या फिर मैं जो है इसको मैं रोम्बस के फॉर्मेट में लेकर के आ जाऊं, तो क्या होगा, जो भी मेरी मैप होगी वो बेसिकली इतने एरिया में मेरी सिकुड़ करके रह जाएगी। और यही सिकुड़ना मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है कि ये कंप्रेशन देखने को मिल रही है। ये थोड़ा इमेजिन हो रहा है, ठीक है। सर थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा चलिए वापस से यहाँ पर जरा बनाते हैं इसको, मैं इरेज करके फिर से यहाँ पर देखता हूँ। देखिए ये मान लेते हैं कि मेरा यहाँ पर ये मेरा इस मतलब कि ग्लोब है, ये मेरी ग्लोब है। इसी ग्लोब को मैं नॉर्मली अपने एटलस पे जो है वो इस तरीके का मेरा एटलस होता है, चार्ट होता है, जिसके ऊपर मैं ड्रॉ करता हूँ, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो भी मेरा नक्शा है, जो भी मेरा मैप है, मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर बना करके रखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा इस तरीके से यहाँ पर पूरा मैप वगैरह बना हुआ है, चलिए ठीक है, ये मेरा ऐसे आ गया है, चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये मेरा मैप जो यहाँ पर बन रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट वगैरह लेके मैंने बनाया मैप, अब मैंने कहा यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर कोन पहना दिया, मैंने यहाँ पर कोन पहना दिया। तो मैंने यहाँ पर जब इसको कोन पहनाया और फिर उसके बाद से ये मेरे पास में ये मेरी कोन आ रही है। अब मेरा कोन जो है वो एक्चुअल में कैसा है, इसको जब आप रोटेट करेंगे तो गोल करने के बाद में मेरा एक्चुअल में बन रहा है ये सिलेंडर टाइप का, ये मेरा सिलेंडर। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरा ये कोन बनना है, तो कोन को मैं अगर इसी सिलेंडर में ऐसे रख करके मैं इसको काट दूंगा, इस तरीके से कर दूंगा, तो मेरा ये बन जाएगा। मतलब इसको मैं मतलब वही चीज़ है, इसको इमेजिन करना है। अगर मेरा सिलेंडर होता तो खुल करके समझ में आ गया ठीक है, कि जब सिलेंडर से कोन में करेंगे तो ऊपर जा करके कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मेरी सिकुड़ जा रही है, तो मतलब यही चीज़ कही जा रही है कि ये मेरी वैल्यू एक्चुअल में ऐसी हो जा रही है, ठीक है, ऐसी हो जा रही है। अब इसको जब हम घुमाएंगे तो मेरा घूम करके इस तरीके का ये कोन बन गया, इस तरीके का मेरा कोन बन गया। ऊपर में और लेकर जाएंगे तो मेरा इस तरीके से कोन बन जाएगा। तो ये जो मेरा यहाँ पर मैप है वो एक्चुअल में सिकुड़ जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा, छोटा मैप बन जाएगा और यहाँ पर ट्रू आएगी। यही चीज़ यहाँ पर है। अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए, ये तो हो गया यहाँ पर कि क्या क्या हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये क्या क्या मुझे देखने को मिल जाता है। अब जरा यहाँ पर इसकी मैं कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूँ, इसकी मैं कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूँ और आप लोग बताइएगा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि क्या ये हमारा इक्वल एरिया देगा कि नहीं देगा, इक्वल एरिया देगा कि नहीं। एरिया क्या करेक्ट होगा, आंसर है नहीं, सिंपल सी बात है। हमें अगर ऊपर की ओर में डिस्टॉर्शन देखने को मिल रही है तो मेरा इक्वल एरिया तो नहीं आएगा, तो मैं इसको कर दूंगा कि नहीं, यहाँ पर इक्वल एरिया नहीं है। दूसरी चीज़, क्या मेरा ट्रू शेप देगा, क्या मेरा ये ट्रू शेप देगा, यानी ऑर्थोमॉर्फिक होगा क्या ये, नहीं, बिल्कुल ऑर्थोमॉर्फिक भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिकुड़ जा रहा है ऊपर जा करके, तो ऑर्थोमॉर्फिक भी नहीं होगा। कई बार हम ऑर्थोमॉर्फिक को कॉन्फॉर्मल भी लिख देते हैं, कॉन्फॉर्मल भी लिख देते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कॉन्फॉर्मल, ठीक है। एक्चुअली कॉन्फॉर्मल को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक एस्पिरेंट है, हायर वाला जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने गलत कर दिया था। कॉन्फॉर्मल का मतलब होता है कि क्या उसकी रोटेशन है, मतलब वो ट्रू पिक्चर ही समझिए एक तरीके से कि एक्चुअल में उसकी ट्रू पिक्चर क्या आ रही है। तो अगर मैं ऑर्थोमॉर्फिक बोल रहा हूँ वो भी मुझे करेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा पॉइंट, जो मेरी मेरिडियन है, जो मेरी मेरिडियन है मतलब जो हमारा ट्रू मेरिडियन है, जो मेरा चिपक करके रखा हुआ था, जिसके ऊपर मेरा एग्जैक्ट सब कुछ एग्जैक्ट आ रही थी, क्या मैं बोल रहा हूँ ट्रू मेरिडियन पे सब कुछ एकदम इक्वल रहेगा, सब कुछ एकदम इक्वल, सब कुछ एकदम परफेक्ट, यस, सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ ट्रू एंगल देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उस पे हाँ हाँ, ये वही है, स्टैंडर्ड मेरिडियन की ही बात कर रहा हूँ मैं, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन देखिए, ये है हमारे पास में, मान लेते हैं कौन, थोड़ा सा पहले इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं यहाँ पर बात कर लूँ। ये मान लेते हैं मेरे पास में ये जो ये हमारी मेरिडियन आती है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो जस्ट इसके परपेंडिकुलर होती है। और ये जो लाइन मेरे को देखने को मिल रही है, हमेशा 0 डिग्री रहेगा, हाँ हाँ, हमेशा 0 डिग्री रहेगा। जीरो नहीं, ये 90 डिग्री है,
ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये हमेशा परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा। और ये जो मैंने यहाँ पर लैटिट्यूड बना करके रखी हुई है, ये जो लैटिट्यूड यहाँ पर बना करके रखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कि मेरा ये ट्रू स्केल है। इसको हम लोग ट्रू स्केल बोलते हैं कि ये मेरी ट्रू स्केल है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बना करके रखी गई है। तो इसमें लाइट सोर्स कहाँ पे है? इसमें लाइट सोर्स के बारे में बातें नहीं हो रही हैं, इसमें लाइट सोर्स कहीं पर हमने दिया ही नहीं। हमने बस यहाँ पर मैप को रखा है और मैप को मैं यहाँ पर मतलब मैं यहाँ पर मैप को एक तरीके से जहाँ पर भी लपेटा गया है उतने एरिया को मैंने यहाँ पर रखा। अभी मैंने यहाँ पर लाइट सोर्स रखा ही नहीं है, ठीक है। सर अगर जो भी लैटिट्यूड मतलब पेपर को टच करता है वो स्टैंडर्ड ट्रू स्केल बन जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ जो है उसके ऊपर जो होता है वो सुपर इम्पोज किया गया है इस लाइन को, तो ये मेरा ट्रू लाइन हो गया है, ठीक है। सर अगर लेकिन पॉइंट वो जो होता है जिसमें टेंजेंट होता है, पेपर टेंजेंट, हाँ, तो सर उसमें सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा तो फिर वो पॉइंट ट्रू स्केल हो जाएगा। वो पॉइंट ट्रू स्केल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो पॉइंट मेरा ट्रू स्केल हो जाएगा। मतलब जहाँ पर भी चीज़ है, जैसे वो एजुमुथल में आ जाएगा, हम लोग अभी कोनिकल फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी जो पॉइंट टच करता है वो पॉइंट हमारा ट्रू स्केल रहेगा, क्योंकि उसके अलॉन्ग तो सारी चीज़ें एकदम ट्रू आ रही हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता चल गया। अब दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आइए यहाँ पर, ये हम लोग इसको स्टैंडर्ड पैरेलल भी बोल सकते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन हो गया। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड मेरिडियन नहीं है, स्टैंडर्ड पैरेलल है। दिस इज स्टैंडर्ड पैरेलल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ये जितने भी हमारे पास में यहाँ पर मेरिडियंस होंगी, जैसे जैसे ये पोल के तरफ में जाएंगी, क्या होगा, पोल के तरफ में जाते जाते में ये मेरी कॉन्ट्रैक्ट करते, मतलब कि इसके बीच का जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो मेरी कम होते आ रही है। ये सब तो खैर ऑब्वियस है, ठीक है। अब तीसरी चीज़, स्केल जो हमारी मेरिडियन के अलोंग होती है, ये जो मेरी मेरिडियन है इसके अलोंग में जो स्केल है वो मेरी ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो भी मेरी मेरिडियंस आ रही हैं, मेरिडियन का मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो 90 डिग्री है, इसके अलोंग में अगर मैं स्केल के बारे में बात करूँ, स्केल का मतलब होता है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है क्या वो मेरी ट्रू है? यस, नहीं समझ में आया? अभी फिर से बताते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं मेरे पास में ये मेरी स्टैंडर्ड पैरेलल है, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा, बहुत आसान सा पार्ट है। स्टैंडर्ड पैरेलल है, ठीक। यहाँ पर मेरी ये 90 डिग्री यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नीचे यहाँ पर लाइंस है, ये लाइन तो मेरी सब एग्जैक्ट यहाँ पर देशांतर कट रही होगी, यहाँ पर ये मेरी देशांतर ये सब यहाँ पर आ रही होंगी। अब ये बात दूसरी है, यहाँ तो सब कुछ ट्रू है, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे ही यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट करते जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करते जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करते जाएगा, ये सब कॉन्ट्रैक्ट करते जा रही हैं। लेकिन जो मेरे को इस लाइन पे स्टैंडर्ड पैरेलल पे जो हमें देखने को मिलेगा, क्या वो मेरिडियन यहाँ पे ट्रू शेप में, ट्रू एंगल पे रहेगी, ट्रू बियरिंग पे रहेगी? क्लियर है? ये देखिए सब बराबर बराबर है कि नहीं? सब बराबर बराबर है। तो ये हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे इस लाइन के अलोंग में हमारा जो स्केल है, जिसको हम बियरिंग भी बोल देते हैं, बियरिंग हो गया, ये मेरी बियरिंग जो होती है वो ट्रू बियरिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब कि इससे दो कंक्लूजन निकलेगा कि जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है उस पे ये जो जो क्या है, क्या नाम है, स्टैंडर्ड पैरेलल, हाँ जी, इस पे मेरिडियन स्केल भी ट्रू होता है और वो दूसरा जो था ट्रू स्केल वो भी ट्रू होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट इस लाइन के ऊपर में जो कुछ भी चीज़ें आएंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इस लाइन के ऊपर में जो कुछ भी आएगा सब कुछ यहाँ पर ट्रू रहेगा, सब कुछ ट्रू रहेगा। एक एक लोग करके बताइए फिर से। सर तो हर एक प्रोजेक्शन में ये वैलिड है? हाँ बिल्कुल, हर एक प्रोजेक्शन में, उस प्रोजेक्शन में जहाँ पर चीज़ें टच हो रही होती हैं, जिस पॉइंट पर भी टच हो रही होंगी वो सब ट्रू स्केल, ट्रू पॉइंट, सब कुछ ट्रू रहेगी वहाँ पर, ठीक है। और क्या था? सर जो सेंट्रल मेरिडियन है इस पे भी ट्रू होगा? नहीं, इस पर नहीं कुछ होगा। ये तो जस्ट यहाँ पर बोल सकता हूँ मैं कि ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है। और ये जैसे यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर चीज़ें एग्जैजरेट हो रही हैं, मतलब यहाँ पर चीज़ें जो होती हैं डिस्टॉर्ट हो रही हैं। इस पॉइंट पर ऐसा कुछ भी आएगा ही नहीं। ये पॉइंट जस्ट यहाँ पर स्टैंडर्ड पैरेलल को टच करता हुआ एक पॉइंट बनाया जा रहा है, ठीक है। जी सर। और सर इसमें तो ऐसे ऊपर दिख भी रहा है कि सब कुछ ऐसे आपस में ऐसे पास पास आते जा रहे बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ पास आते आ रहा है। और इनफैक्ट वो जो अभी हम लोगों ने कोन के साथ में जब सिलेंडर बनाया था
तो उसके थ्रू आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ गया होगा। ये हो गया जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी जो खास बात है। अब जरा मैं बात करता हूँ इसकी जो यहाँ पर एप्लीकेशन है कि क्या क्या एप्लीकेशन मेरे को देखने को मिलेगी। देखिए एप्लीकेशन में क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो हमारा मिड लैटिट्यूड का इलाका है, मिड लैटिट्यूड का इलाका है, मिड लैटिट्यूड का मतलब एक तरीके से जो मेरा टेम्परेट जोन प्राइमरली है, इस टेम्परेट जोन को ही यहाँ से शो किया जाता है बेहतर तरीके से। ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पर ये मान लीजिए मेरा अर्थ है, तो अर्थ पे इक्वेटर तक तो मेरा टोपी आएगा नहीं, मेन हमारा टेम्परेट एरिया तक ही आएगा। और इनफैक्ट इसको हम लोगों ने यहाँ पर भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर मुझे टेम्परेट एरिया का मुझे कहाँ गया, अगर मुझे टेम्परेट एरिया को चाहिए तो मैं यहाँ पर कोनिकल वाला पार्ट यूज़ कर लेता हूँ, कोनिकल एरिया, कोनिकल प्रोजेक्शन को यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो जो भी मुझे यहाँ पर मिड लैटिट्यूड को दिखाना होगा वो मैं यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे कोनिकल। ठीक है। सेकेंड थिंग, इस लाइन के अलोंग जो भी हमारे पास में चीज़ें होंगी, जैसे अगर कहीं रिवर बह रही है, अगर रिवर फ्लो कर रही है इस लाइन के अलोंग, तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर हो गया इसको दिखाने के लिए। ठीक है। जैसे ग्रेट लेक्स हो गई, उनको दिखाना है तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। मुझे सेंट लॉरेंस रिवर अगर दिखानी है तो मेरे लिए कोनिकल प्रोजेक्शन सबसे बेहतर हो जाएगी। वो सारी जो नदियाँ होती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्रा हो गई, अगर चाइना से निकल रही है तो वो भी हमारी स्टैंडर्ड पैरेलल के अलोंग ही चलती है। हाँ जी, नर्मदा ताप्ती जितनी भी हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइंस चलती हैं वो सारी की सारी हमारे लिए कोनिकल प्रोजेक्शन। मैग्नेट फीचर्स भी आ जाएंगे ना, जैसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे। हाँ बिल्कुल, यही चीज़ मैं लिखने वाला हूँ कि मेरे पास जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन लाइंस होती हैं, ट्रांसपोर्ट लाइन भी जो होंगी, वो ट्रांसपोर्ट लाइन भी हम यहाँ दिखा सकते हैं कि जो भी हमारे पास रोड हो गया या फिर नेटवर्क हो गया या फिर रेलवे हो गया, कुछ भी यहाँ पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर तक, इनफैक्ट यहाँ पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर भी यहाँ पर खींचे जाते हैं, इसको भी अगर मुझे दिखाना है तो भी मैं यहाँ पर कोनिकल, मतलब हर वो चीज़ जो मेरी इस लाइन के अलोंग या कोई भी लैटिट्यूड के अलोंग अगर रहती है तो मैं उसको यहाँ पर दिखा सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस कोनिकल प्रोजेक्शन। क्लियर? मतलब सर जैसे ये बोला जा सकता है कि जो भी ये इसके पैरेलल रहे, स्टैंडर्ड पैरेलल। बिल्कुल, इस अक्षांश के पैरेलल में कुछ भी अगर आ गया उसको हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जरा देखिए, यही चीज़ यहाँ पर लिखी भी गई है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड पैरेलल का यूज़ क्या है। तो स्टैंडर्ड पैरेलल प्राइमरली ये तो दुनिया भर की चीज़ें लिखी गई। मैं एक काम करूँगा, मैं एक हैंड नोट मेरे पास है, उसकी मैं फ़ोटो खींच के भेज दूँगा, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी कुछ भेज रखा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो जो मैंने हैंड नोट भेजा हुआ है उसको आप देखिएगा, उससे आपको क्लैरिटी काफ़ी मिल जाएगी। यहाँ पर तो चलिए ठीक है, तमाम चीज़ें मतलब दुनिया भर की लिखी होती हैं। रीसेंड कर दीजिएगा अगर बहुत टाइम ठीक है, मैं रीसेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, रीसेंड कर दूंगा। ये तो हम लोगों ने उसके बारे में बात किया जिसमें हम लोगों का सिंगल कोन है, जिसको हम लोग वन स्टैंडर्ड पैरेलल बोल सकते हैं। इसमें मेरे पास वन स्टैंडर्ड पैरेलल कोन है। ठीक है, मैंने सिंगल कोन यहाँ पर इस्तेमाल किया। अगर मान लेते हैं मेरे पास दो कोन है इसी तरीके से, दो कोन का मतलब ये मेरा मान लेते हैं कि मेरा अर्थ हो गया, और इसमें मैंने यहाँ पर दो कोन ही मैंने मान लेते हैं कि ऊपर एक कोन मैंने यहाँ पर बिठा रखा है, और मान लेते हैं मैंने यहाँ पर दूसरा कोन इस तरीके से नीचे बिठा रखा है। एक मेरे पास चांस ये है, एक दूसरा मेरे पास, हालांकि ये जो दो कोन बिठाया है वो एक्चुअल में एक ही हो गया ना। यहाँ पर मैं नॉर्थ इंडिया के लिए यहाँ पर वन स्टैंडर्ड पैरेलल बोल दूंगा, यहाँ पर मैं साउथ इंडिया के लिए वन स्टैंडर्ड पैरेलल बोल दूंगा। तो यहाँ पर मोस्टली चीज़ें जो होती हैं वो वही हो गई जो वन स्टैंडर्ड पैरेलल वाली ही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं दो तरीके की यहाँ पर मतलब दो तरीके का मैं यहाँ पर जो है कोन लगा सकता हूँ। एक कोन मैंने छोटा कोन लगाया, और एक कोन मान लेते हैं कि मैंने बड़ा कोन लगाया। बड़ा कोन मतलब इतना बड़ा कोन मैंने यहाँ पर लगाया। तो मेरे पास अब क्या, मेरी एक ब्लू कलर से मैंने जो बना रखा है कोन, और एक मैंने जो ब्लैक कलर से कोन बना रखा है, दो कोन हो गई, दो जगह पर टच कर रही है। और जब दो जगहों पर टच कर रही है, एक यानी यहाँ पर टच कर रही है और एक मेरी यहाँ पर टच कर रही है, दो जगहों पर मेरी टच हो रही है। ठीक है, जब यहाँ पर दो जगहों पर टच हो रही है तो मेरी दो स्टैंडर्ड पैरेलल हो गई, मेरी यहाँ पर दो स्टैंडर्ड पैरेलल यहाँ पर हो गई। अब ये जो दो स्टैंडर्ड पैरेलल है, मेरे को दो एग्जैक्ट चीज़ें यहाँ पर मिल रही होंगी, दो जगहों पर चीज़ें यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर मिल रही होंगी। तो मैं इससे क्या दिखा सकता हूँ, अब देखिए, अब मेरे पास आ गया कोनिकल विथ टू स्टैंडर्ड पैरेलल, विद टू स्टैंडर्ड पैरेलल। ये मेरे पास में दो स्टैंडर्ड पैरेलल यहाँ पर आ रही हैं। क्या क्या मैं कर सकता हूँ, जैसे अगर मेरे पास एक सिंगल कोन होती तब ऐसे देखिए, मेरे पास में ये मान लेते हैं कि मेरी यहाँ पर कोनिकल प्रोजेक्शन में, यहाँ पर एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा ठीक से बना दूँ क्योंकि ये सारा खेल इमेजिनेशन का ही है। यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरी ये कोनिकल थी, कि आपने क्या लिखा है कहाँ पे,
ये, हाँ अरे ये तो ब्लू और ब्लैक लिखा है, ये कुछ नहीं है। ये मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास में अब यहाँ पर जो होता है ये हो गया, ठीक है। ये मेरे पास में, इसको मैंने रोल कर दिया है। अरे कितना मैसेज आएगा। हाँ, तो यहाँ पर मैंने रोल कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने दो कोण यहाँ पर बिठा रखे हैं। मान लेते हैं ये मैंने एक कोण यहाँ पर बिठाया, जिसकी मान लेते हैं स्टैंडर्ड पैरेलल यही हो गई है, और एक मैंने दूसरा कोण एक और यहाँ पर बिठा करके रखा, एक और मैंने दूसरा कोण यहाँ पर बिठा करके रखा, जिसकी स्टैंडर्ड पैरेलल जो है वो यहाँ पर आ रही है। मान लेते हैं यहाँ पर आ रही है, ठीक है, इतने एरिया पर आ रही है, इस एरिया पे आ रही है। तो अब यहाँ पर मेरे पास अगर देखेंगे तो एक तो मेरी ये लाइन हो गई ब्लू वाली, और इसी तरीके से एक मेरी यहाँ पर रेड लाइन हो जाएगी, ये रेड लाइन, अरे कहाँ गया, ये मेरी यहाँ पर जो होती है रेड लाइन यहाँ पर आ गई। दो कोण दिख रहा है सब लोगों को। हालांकि इसके ऊपर जा करके ये मेरी ऐसे एग्जैगरेशन, मतलब यहाँ पर डिस्टॉर्शन होगी, और दूसरे वाले की जो यहाँ पर डिस्टॉर्शन हो रही हो, ब्लू वाले की जो डिस्टॉर्शन हो रही होगी, वो हमारी कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, हाँ जी, यहाँ पर जो दूसरे वाले की चेंज हो रही होगी वो ऐसे चेंज हो रही होगी, ऐसे चेंज हो रही होगी, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पर एक चीज़ आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि इस बीच में, इन दोनों के बीच में जो डिस्टॉर्शन होगी तो ये तो कोई डाउट नहीं है, डिस्टॉर्शन होगी। लेकिन क्या ये डिस्टॉर्शन हमारी काफ़ी मिनिमल डिस्टॉर्शन है? क्या काफ़ी मिनिमल डिस्टॉर्शन होगी, इसमें कोई डाउट, दो राय नहीं है। बस यहाँ पर जो डिस्टॉर्शन हो रही है वो रिलेटिवली हमारी काफ़ी कम डिस्टॉर्शन है। तो मेरी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इस जोन के बीच में मेरी डिस्टॉर्शन है, लेकिन ये मेरी एटलीस्ट सिंगल स्टैंडर्ड पैरेलल से ज़्यादा बेटर पोजीशन यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ। तो डिस्टॉर्शन, बट यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि लेस सिग्निफिकेंट, यहाँ पर मैं बोलूँगा लेस सिग्निफिकेंट है, जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसको दिखा सकता हूँ। और इसी वजह से जो भी दो लैटिट्यूड के बीच में, अगर कोई भी कंट्री दो लैटिट्यूड के बीच में फैली हुई है, उसको हम यहाँ पर टू स्टैंडर्ड पैरेलल से यहाँ दिखा सकते हैं। नॉर्मली हम लोग यहाँ पर कॉन्टिनेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कॉन्टिनेंटल रिप्रेजेंटेशन। जैसे यूरोप का कॉन्टिनेंट जो होता है वो फैला हुआ है, हम यहाँ पर दिखा देंगे, हाँ जी बिल्कुल दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अब यहाँ पर एक बात बताइए, जितने भी हमारे कुछ एक ग्रासलैंड है, क्या मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है? जैसे स्टेप ग्रासलैंड, क्या ये पूरा का पूरा जो स्टेप ग्रासलैंड है, क्या मेरा हॉरिजॉन्टल ही फैला हुआ है? यस। तो हॉरिजॉन्टल चूंकि ये फैला हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पर बेस्ड ऑन दिस टू स्टैंडर्ड पैरेलल यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ। मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई एक चीज़ जो मेरी इस तरीके से रेक्टेंगुलर तरीके से अगर फैली होगी, तो मैं उसको मतलब कि यहाँ पर इस प्रोजेक्शन के जरिए हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। इवन कंट्रीज जो हमारी इस तरीके से स्प्रेड हो रखी हैं, जैसे यूएसएसआर मेरी क्या हॉरिजॉन्टली स्प्रेड है? तो जो मेरी हॉरिजॉन्टली स्प्रेड है मैं उसको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। तो दिस वुड बी द मेन आइडिया जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इवन जैसे अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया को दिखाना होगा तो मैं ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ पर दिखा दूंगा कि हाँ ठीक है, ये टू स्टैंडर्ड पैरेलल है। तो नॉर्मली हमारे पास में जो भी कॉन्टिनेंट या जो भी प्रॉपर्टीज़ हमारी दो लैटिट्यूड के बीच में फैली होती है, उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ये इमेजिन हो गया सभी लोगों को? जी सर। चलिए, पोलर एरियाज में भी सही रहेगा, किसमें? पोलर एरियाज में तो सही नहीं रहेगा। नहीं, पोलर एरिया में तो डिस्टॉर्टेड है। देखिए ना, यहाँ पर जैसे ही इस लाइन के बियॉन्ड में आप आ रहे हैं तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन एकदम बढ़िया डिस्टॉर्शन है, ये तो काफ़ी हाई लेवल डिस्टॉर्शन है, कंप्रेशन है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए प्राइमरली हम लोग जितने टेम्परेट एरिया होते हैं, केवल और केवल टेम्परेट एरिया के लिए ही हमको निकल का इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट। और सर वैसे भी कोनिकल की क्या है ये? अच्छा हाँ कोनिकल है सर, ये सिलेंडर बना हुआ था तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। नहीं कोई नहीं, वो तो सिलेंडर मैंने इमेजिनेशन के लिए बना रखा है, क्योंकि सिलेंड्रिकल में हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो सिलेंड्रिकल होती है उसमें हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं ना, तो इस वजह से ऐसी हो जाती है। अभी आवाज़ क्लियर है? सर बैकग्राउंड नॉइज भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? रुकिए तो, और आपकी आवाज़ धीरे आ रही है और नॉइज तेज है। अभी रुकिए, अभी चेक कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, तो केस ये है, ओके। अभी देखिए, अभी क्लियर हो गया होगा एकदम। यस सर। हाँ ठीक है, वो माइक की प्रॉब्लम थी, माइक जो है वो
लैपटॉप वाला माइक ले लिया था। अभी ठीक है? अभी सबको ठीक है? यस सर। परफेक्ट परफेक्ट। क्लियर है सर। चलिए, तो समझ में आ गया था ना? यूँ नहीं ना कि बस हाँ हाँ किया आप लोगों ने। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर जो टू स्टैंडर्ड पैरेलल है, ये टू स्टैंडर्ड पैरेलल यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। ये टू स्टैंडर्ड पैरेलल हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया कि दो स्टैंडर्ड पैरेलल अगर रहेगी तो क्या होगा। अब जरा बात करते हैं इसका एक स्पेशल केस क्या। पहले हम लोग जरा पॉलीकोनिक के बारे में बात कर लेते हैं। पॉलीकोनिक अगर है, पॉलीकोनिक का मतलब यहाँ पर मल्टीपल कोन, जैसे दो कोन हमने लगाया, अब यहाँ पर मैं मल्टीपल कोन यहाँ पर लगा सकता हूँ। इसके लिए थोड़े मोड़े डिटेल है, जैसे हेसलर ने इसका इस्तेमाल किया था, ये सब मैं नोट्स भेज दूंगा, तो वहाँ से रट्टा मार लीजिएगा। हेसलर हो गया 1820 ईस्वी में इसने जो होता है किया था, लेकिन हमारे लिए उतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बस ये ध्यान रखिएगा कि ये पोलर एरिया के लिए नहीं होता है, ये टेम्परेट एरिया में किसी भी प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग जितने भी टोपोग्राफिक शीट होते हैं, जो भी टोपोग्राफिक शीट होती हैं, इन टोपोग्राफिक शीट को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। टोपोग्राफिक शीट को बनाने के लिए पॉलीकोनिक वाले का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। ज़्यादा कुछ खास काम होता नहीं है पॉलीकोनिक का, और ज़्यादा कुछ खास इस पर क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। इस तरीके में दो चार चीज़ें हैं, वही केवल और केवल नाम ध्यान लीजिए। जैसे कि पॉलीकोनिक हो गया, जहाँ पर मल्टीपल कोन्स होंगे, देयर वुड बी मल्टीपल स्टैंडर्ड पैरेलल्स, और स्टैंडर्ड पैरेलल होने की वजह से हम लोग यहाँ पर टोपोग्राफिक शीट, जैसे क्या है कि मान लेते हैं यही हमारी जो शीट है, ये हम लोग यहाँ पर मल्टीपल, चूंकि स्टैंडर्ड पैरेलल होंगे तो आसानी से वी कैन ड्रॉ। ठीक है, टोपोग्राफिक शीट में यहाँ पर हम मल्टीपल यहाँ पर बना सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि टोपोग्राफिक शीट जो हमारी टेम्परेट एरिया की होगी, वहाँ पर हम पॉलीकोनिक का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। और जब मैं टोपोग्राफिक शीट के बारे में बोलता हूँ, टोपोग्राफिक शीट का मतलब होता है सब कुछ यहाँ पर ट्रू है। जैसे यहाँ पर शेप हो गया, बिल्कुल ट्रू होगा। इक्वी डिस्टेंस होगी, हाँ बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस भी होंगी। प्लस इसके अलावा जो हमारा एरिया होगा वो भी हमारा ट्रू एरिया निकल करके आएगा। चूंकि मैंने यहाँ पर नोट्स में तो लिखा है कि नीदर इक्वल एरिया नॉर ऑर्थोमॉर्फिक। वो हम जनरल भाषा में बात करते हैं। जब हम लोग जनरली देखते हैं, एक जनरल सेंस में जब हम कोनिकल प्रोजेक्शन बोलते हैं, तो हम लोग जनरल, कभी अगर मान लेते हैं पेपर में लिखा गया है कोनिकल प्रोजेक्शन, तो हम बाई मतलब डिफ़ॉल्ट हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड पैरेलल इसको मानते हैं कि मेरे पास वन स्टैंडर्ड पैरेलल होगी। और अगर मान लेते हैं कहीं पर प्रॉपर पॉलीकोनिक ही लिखा हुआ है, तो मैं बोलूँगा कि अच्छा यहाँ पर पॉलीकोनिक का मतलब हो गया जहाँ पर देयर वुड बी मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर ये सब यहाँ पे भी तो लिखा है मेन कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट पॉइंट। नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा। सर नोट्स में भी ये लिखा है, कैंसिल कर दो। हाँ, कैंसिल कर दीजिए। सर इसका एक क्वेश्चन मिला था अभी शाम को कि सर्वे ऑफ इंडिया की सारी टोपो शीट्स पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन से ही बनती हैं, हाँ और इसी को इंटरनेशनल प्रोजेक्शन भी कहते हैं। हाँ, करेक्ट है, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसको आप लोग रॉन्ग कर दीजिएगा कि यहाँ पर मेरे पास ट्रू शेप, ट्रू एंगल, ट्रू सब कुछ, यहाँ पर एंगल वेंगल सब कुछ ट्रू मिलेगा, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल शीन्स है। कहीं पर भी अगर आपको टोपोग्राफिक शीट मिले, इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पर सब कुछ करेक्ट करके रखा हुआ है। ये सभी को समझ में आ गया है? जी सर। ठीक है, अब इसके बाद से इसी तरीके से मेरे पास एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैम्बर्ट। लैम्बर्ट कहीं पर भी लिखा होगा, लैम्बर्ट एक ऐसा प्रोजेक्शन है जो मुझे सब में देखने को मिलेगा। मतलब मुझे कोनिकल में भी देखने को मिलेगा, मुझे सिलेंड्रिकल में भी देखने को मिलेगा, मुझे एजीमुथल में भी देखने को मिलेगा। एक्चुअली लैम्बर्ट एक पर्सन थे जिन्होंने जो अपना आइडिया दिया था, वो बताया था कि मेरे पास में ऐसा मतलब कि प्रोजेक्शन होना चाहिए जो मुझे इक्वल एरिया देगा। इक्वल एरिया प्रोजेक्शन इसको बोला जाता है। अब लैम्बर्ट अगर कोनिकल है तो अपने आप ये क्या बन गया, लैम्बर्ट कोनिकल इक्वल प्रोजेक्शन एरिया, ये हमारा इक्वल एरिया प्रोजेक्शन आ जाएगा, इक्वल एरिया। सिलेंड्रिकल में भी अगर रहेगा तो ये मेरा इक्वल एरिया प्रोजेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली एजीमुथल आएगा तो यहाँ पर भी इक्वल एरिया प्रोजेक्शन रहेगा। अब आप कहेंगे इसका प्रोजेक्शन बनता कैसे है? यहाँ पर हम प्रोजेक्शन के ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि मेरा जो एरिया होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल एरिया। अगर मैं कोन में भी बना रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पर कोन में भी अगर बनाया, तो मेरा टारगेट यहाँ पर कोनिकल प्रोजेक्शन के लिए नहीं रहेगा, मेरा यहाँ पर टारगेट रहेगा कि मेरा एरिया इक्वल होना चाहिए। अब उसके लिए मेरा अगर कोन आधा अगर मैप दिखा रहा है तो आधे को ही, जैसे अगर मेरे पास में मान लेते हैं कि ये मेरी टोपोग्राफिक शीट मेरी अगर मान लेते हैं रेक्टेंगुलर वाली होती, तो मेरा कुछ इस तरीके का मेरे पास में टोपोग्राफिक शीट होती, करेक्ट। अब इसमें जो मेरा मैप बनता, वो मेरा मैप जो होता है, मान लेते हैं कि मैं अमेरिका का मैप बना रहा हूँ, तो मेरा मैप इतना इतना इस तरीके से बनता हुआ देखने को मिलता। ठीक है, अभी चूंकि यहाँ पर मैंने कोनिकल को बनाया और कोनिकल में मुझे यहाँ पर जो है
कोनिकल में मुझे यहाँ पर जो है मान करके चलिए कि वाइट कलर नहीं है क्या, कोई बात नहीं, अगर मान लेते हैं कोनिकल मेरे को यहाँ पर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इतने, वाइट कलर था वहाँ पर। अच्छा तो यहाँ नहीं इरेज है, नहीं, एकदम पहले अच्छा था, अच्छा ये ब्लैक है, के बाद। हाँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इतने एरिया को मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है, इतने एरिया को मैं यहाँ पर नहीं बनाऊंगा। तो ये मेरा देखिए मैंने वाइट कलर यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि इरेज करता तो मेरा सारा ही गायब हो जाता। तो मैं यहाँ पर जब लैम्बर्ट बनाऊंगा और मैं अगर मान लेते हैं कि कोनिकल बनाऊंगा तो मैं इतना एरिया केवल शो करूंगा। ये बात समझ में आ गई अब कि अगर मैं कोनिकल बना रहा हूँ तो मेरा मेन प्रायोरिटी रहेगा कि मेरा एरिया इक्वल होना चाहिए, न कि मेरी प्रोजेक्शन। क्लियर? यस सर। ठीक है, जैसे इसके पहले जो पूरा शीट पे बना हुआ था हाँ नॉर्थ अमेरिका का मैप, हाँ हाँ, सर उतने को ही तो आपने बस उसके कुछ पार्ट को काटा, वो तो उतना ही दिख रहा है, कैसे मतलब इक्वल एरिया हो गया ये ये मैंने और इसलिए वो नहीं लिखा। ये एक्चुअली मैंने सिर्फ और सिर्फ मतलब उस समझने के लिए बनाया था। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि लैम्बर्ट का मेन जो फोकस है वो फोकस ये नहीं है कि यहाँ पर प्रोजेक्शन कौन सी है। लैम्बर्ट का मेन फोकस है कि आप प्रोजेक्शन चाहे कोई सी भी इस्तेमाल करिए, वो हमेशा इक्वल एरिया होना चाहिए। और उसके लिए मैंने ये कहा, समझने के लिए मैंने ये बनाया कि मान लेते हैं कि मैंने अपना कोनिकल पे, कोनिकल कह रहा हूँ, मैंने मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है मैंने चार्ट पे यानी कि सिलेंड्रिकल पर मैंने मैप बना दिया था, ठीक है। और सिलेंड्रिकल पे मान लेते हैं कि मेरा ट्रू शेप निकल करके आ रहा है, मतलब इक्वल एरिया निकल करके आ रहा है, मान लेते हैं ये मेरा निकल करके आया हुआ है। अब लैम्बर्ट बोल रहा है कि चलो ठीक है, इसको तुमको कोनिकल पे बना देना है, तो ठीक है, कोनिकल अगर मेरे पास रहेगा तो मेरे पास में शीट ऐसी हो जाएगी, शीट मेरी ऐसी हो जाएगी, ठीक है, शीट मेरी ऐसी हो जाएगी। अब इस शीट पे अगर मैं इस पूरे मैप को यहाँ पर अगर ड्रॉ करूँगा, ये तो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक काम करेंगे हम इसमें जो डिस्टॉर्टेड है उसको नहीं बनाएंगे, हम इक्वल एरिया बनाएंगे। और इक्वल एरिया बनाने के लिए, इक्वल एरिया बनाने में अगर मुझे यहाँ पर मैप में पूरा मैप अगर नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही बनाऊंगा, क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसे बनाऊंगा मैं यहाँ पर। तो ये मेरा इक्वल एरिया रहेगा। अब सर इस इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? इसमें क्वेश्चन बस ये पूछ लिया जाता है कि इक्वल एरिया मैप ऐसे लिख दिया जाएगा कि सेलेक्ट चूज द वन जिसमें हमारा इक्वल एरिया प्रोजेक्शन होती है, इक्वल एरिया। अब इसमें लिख दिया जाएगा कि जैसे मान लो एक ऑप्शन हो गया जिसमें लिख देगा मॉलवीड, बताइए मॉलवीड हो गया। दूसरा हो गया जिसमें लैम्बर्ट लिख दिया जाएगा, सी लिख दिया जाएगा, ऐसे ही कुछ कुछ। तो ठीक है, तो यहाँ पर लैम्बर्ट हम लोग बोल सर ये देंगे। तो मैंने देखा ही अभी वाइट में, मैं पूछ रही हूँ, आपने ऐसे एकदम डिटेल में बताया कि ऐसे इतना पार्ट नहीं रहेगा, हाँ, आधा मैप ही रहेगा पर इक्वल ही रहेगा, तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा? इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये तो मैं आपको सिंप्लीफाई किया हूँ एक्चुअली। अब मैं भी अगर किताबी भाषा ही पढ़ दूंगा तो फिर हमारे डिस्कशन करने का मतलब क्या रह गया। यस सर, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें देखिए, ये बात सही है कि पेपर में क्वेश्चन इतना टफ नहीं बनेगा, लेकिन हमारी तो तैयारी हर लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की होनी चाहिए ना। अब स्पेशली यूनिट नंबर 9, क्योंकि ये डिफरेंस क्रिएटिंग करेगा, दुनिया यहाँ पर नहीं स्कोर कर पाएगी इस चैप्टर में, बहुत टफ है। और एक्चुअली टफ इसीलिए है क्योंकि प्रैक्टिकल कोई मतलब मुश्किल ही होती है प्रैक्टिकल समझने में। तो हमने तो यहाँ पर प्रैक्टिकल पूरा करके देखा। हाँ जी इवन कि यहाँ सर यहाँ एमपीपीएससी में इंटरव्यू में जी, जितने भी कैंडिडेट्स निकल के आए हैं, लगभग कैंडिडेट्स से 50 to 60% क्वेश्चन प्रैक्टिकल पे ही पूछ रहे हैं। हर जगह पे होता है देखिए प्रैक्टिकल। ये हरियाणा में इन्होंने भी दिया था इंटरव्यू, सर पूरा 100% प्रैक्टिकल पूछे थे हमसे तो। बिल्कुल प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल सर ये सर्वे पे सवाल पूछ रहे हैं, प्लेन टेबल सर्वे और प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे होता है उस पे सवाल पूछ रहे हैं, जो सबका करके छोड़े हुए सर किसी को याद भी नहीं है। नहीं, वो एक्चुअली थोड़ा सा उनकी भी खुन्नस होती है कि हम तो पूछेंगे, और वो थोड़ा सा स्टेट वाला भी रहता है ना, तो इस वजह से हो जाती है दिक्कतें। सर पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि वहाँ पे कंपटीशन जैसे। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे लैम्बर्ट के बारे में। लैम्बर्ट क्लियर है? जी सर। ठीक है, हाँ। तो लैम्बर्ट क्लासिफिकेशन, लैम्बर्ट में सिंपल आइडिया ये रखना है कि कहीं पर भी इक्वल एरिया लिखा है तो इक्वल एरिया जो है हमारा लैम्बर्ट क्लासिफिकेशन हो जाता है। अब इसमें जो मेजर चीज़ है, जो क्वेश्चन आती है, वो है बॉर्न प्रोजेक्शन को लेकर के। सो बॉर्न प्रोजेक्शन, पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, दिस इज अ कोनिकल प्रोजेक्शन का एक स्पेशल केस होती है, जिसको हम स्पेशल केस ऑफ कोनिकल प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? सबसे पहली चीज़, ये हमारी जो है इक्वल एरिया देती है। हाँ जी, इक्वल एरिया और एरिया का करेक्ट, मैप इसी बनाते हैं। ये हमारा इक्वल एरिया प्रोजेक्शन होती है। सबसे पहली चीज़ तो यही आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, ये हमारा ऑर्थोमॉर्फिक देता है, ये हमारा ऑर्थोमॉर्फिक देता है, लेकिन ऑर्थोमॉर्फिक किसके अलोंग? अलोंग जो है
अलोंग सेंट्रल मेरिडियन। सेंट्रल मेरिडियन के अलोंग जो है ये हमारा ऑर्थोमॉर्फिक देता है, मतलब ये भी हमारा इसी तरीके का ही प्रोजेक्शन है, कोनिकल ही है, ये भी हमारा कोनिकल ही प्रोजेक्शन है। लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रल मेरिडियन है इसके अलोंग में मेरा ट्रू शेप देखने को मिलेगा। ट्रू शेप है, ट्रू एरिया है, ये मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बस यही एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, बॉन का मतलब ध्यान रखिएगा बीच में यहाँ पर ट्रू शेप है। बस ऐसे आप याद रखिएगा कि बॉन बीच में यहाँ पर ट्रू शेप है। अब यहाँ से मैं दिखाऊंगा क्या, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि बॉन के थ्रू व्हाट वी कैन शो, क्या शो किया जा सकता है? सर कोई भी एक हेमिस्फीयर, जैसे आपने इंडिया का एग्जांपल दिया था इसमें। नहीं, मैंने जो एग्जांपल दिया था वो तो चलिए बात की बात है। आज की डेट में हम इसके थ्रू क्या शो कर सकते हैं? कैन वी शो सम ग्रासलैंड हियर लाइक प्रेरीज दिख रहा है? प्रेरीज किस तरीके से होता है? देखिए ये हमारा मान लेते हैं कि नॉर्थ अमेरिका है, प्रेरीज हमारी इस तरीके से फैली हुई है, ठीक है। और अगर मुझे इसको शो करना, जैसे मैंने स्टेप को तो शो कर दिया था मेरा यहाँ पर 2 स्केल में, अगर मुझे यहाँ पर बनाया तो मेरा जो है यूएसएसआर इस तरीके से यहाँ पर फैला हुआ है, मेरी स्टेप्स जो होती है इस तरीके से फैली हुई है। लेकिन मेरा जो प्रेरीज फैला है वो तो वर्टिकली फैला हुआ है, और वर्टिकली फैला हुआ है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा बॉन की प्रोजेक्शन। या फिर अगर मुझे कोई भी एग्रीकल्चर दिखाना है विच इज़ जो कि मतलब एक वर्टिकल फॉर्मेट में या फिर लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्मेट में फैला हो, जैसे शुगर केन ये मेरी लॉन्गिट्यूडिनली फैली हुई है। जैसे मेरा बीट, जो हमारा बीट रूट होती है जिसको चुकंदर बोला जाता है, बीट रूट हो गई, जितनी भी मेरी फैली हुई है वो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये होता कहाँ है? ये सब जैसे यूक्रेन में हो जाएगा, यूक्रेन के एरिया में हो गया, या फिर मान के चलिए रशिया में हो गया, या फिर मान के चलिए ब्राज़ील में हो गया, इन सब एरिया। और इनकी जो एक्सटेंशन, मतलब इसकी जो खेती हो रही है प्राइमरली वर्टिकली लोकेटेड है। यहाँ पर शुगर केन और बीट रूट को लेकर के, चुकंदर को लेकर के कोई खास बात नहीं है। यहाँ पर खास बात यह है कि इनकी जो एग्रीकल्चरल जोन है वो हमारा वर्टिकली सिचुएटेड है। इस वजह से मैं यहाँ पर बॉन प्रोजेक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, तो ये मेरी बॉन प्रोजेक्शन की एक स्पेशल केस होती है जिसके थ्रू अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। कोई भी एक ही हेमिस्फीयर दिखा सकते हैं। हाँ करेक्ट, एक ही हेमिस्फीयर हम दिखा सकते हैं। 2 हेमिस्फीयर, देखिए दोनों हेमिस्फीयर दिखाने का एकमात्र एक ही केवल और केवल हमारे पास में प्रोजेक्शन है, दैट इज साइनोसॉइडल प्रोजेक्शन। ठीक है, मैं उन सारे क्वेश्चंस को भी यहाँ पर इंक्लूड करते रह रहा हूँ जो क्वेश्चन आ सकते हैं या प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हुए हैं। ठीक है, जैसे बीटरूट वाला ये क्वेश्चन एक बार शायद पीवाईक्यू में पूछा गया है तो मैंने इंक्लूड कर दिया, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो शायद लिखा नहीं है या फिर अकड़ाम अकड़ाम कुछ लिखा हुआ था। बस उसको ध्यान रखिएगा, ये वर्टिकली सिचुएटेड है एग्रीकल्चरल जोन, इस वजह से यहाँ पर बॉन्ड प्रोजेक्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अफ्रीका को हम लोग इसलिए नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि अफ्रीका से 2 पास करते हैं, इक्वेटर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अफ्रीका हम दिखा तो सकते हैं, लेकिन अफ्रीका फिर आधा आधा दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा। जैसे मान लेते हैं, मैं अफ्रीका के मैप के बारे में अगर मैं बात करूं, ये मान लीजिए अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका है। अब मेरे पास यहाँ से निकल रही है जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ, जो हमारी कैंसर होती है, ठीक है, इक्वेटर मेरी यहाँ से निकलती है, और फिर उसके बाद से कैप्रिकॉर्न मेरी यहाँ से निकल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी मेरे पास में ऐसा कोण नहीं होता है जो यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर और नीचे दोनों को कवर करे। अब मेरे पास में कोई भी अगर कोनिकल प्रोजेक्शन होगी, कोई भी कोण अगर मैं लगाऊंगा तो एक कोण मेरी अधिक से अधिक यहाँ तक आ सकती है, या फिर दूसरी कोण मेरी यहाँ से यहाँ के बीच में जा सकती है। ये मेरी यहाँ पर कोण जाएगी। बीच का जो एरिया होगा वो 100% श्योर है कि यहाँ पर कोण नहीं आप खुद ही सोचिए ना, ये मान लेते हैं मेरे पास में सर्कल है, यहाँ पर मैंने इक्वेटर पर मान लीजिए इतना बड़ा कोण यहाँ पर बना दिया तो मेरी ये कोण हो गई। सिमिलरली इसी तरीके से मैं दूसरा कोण लगाऊंगा, इसी को सुपर इम्पोज करके, तो मेरी कोण इधर चली जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास में कोण यहाँ पर आ रही है, तो मुझे एनीवे 2 कोण यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। 2 कोण के बाद ही कर सकता हूँ, सिंगल कोण मेरी यहाँ पर नहीं लग सकती है। ठीक है, इसी वजह से कोनिकल प्रोजेक्शन यहाँ पर शो नहीं करता है, इसके लिए हम लोग साइनोसॉइडल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। साइनोसॉइडल प्रोजेक्शन प्राइमरली यहाँ पर आ जाती है। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर मेनली हमारे जितने भी लैम्बर्ट वगैरह ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जितने भी हमारे पास में प्रोजेक्शंस है जो हमारी कोनिकल है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम जरा चलते हैं सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के ऊपर में, और ये बहुत ही आसान है समझना। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, कोनिकल रिलेटिवली टफ था, उसको जब हम लोगों ने समझ लिया तो सिलेंड्रिकल तो खैर बहुत ही आसान है प्रोजेक्शन यहाँ पर समझना। देखिए सिलेंड्रिकल तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास में सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन रहेगी, और ये प्राइमरली हम लोग कहाँ पर मेरी ट्रू एंगल वगैरह कहाँ पर आएगी, जस्ट लाइक बीच में,
मतलब जस्ट जो इक्वेटर का लाइन होगा, ठीक है, इक्वेटर पे, और केवल इक्वेटर ही हम लोग नहीं बोल सकते हैं, अगर हम थोड़ा छोटा सिलेंडर बनाएंगे तो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न भी कवर की जा सकती है। जैसे मतलब ये मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर इक्वेटर बना, मतलब ये सर्कल बना दिया, ये मेरी मान लेते हैं कैंसर है, ये मेरी इक्वेटर है, ये मेरी कैप्रिकॉर्न है। अगर मैं पूरा बड़ा सा सिलेंडर लगाऊंगा, बड़ा सा सिलेंडर अगर मैं लगाऊंगा, तब तो मेरा यहाँ पर इक्वेटर आ गया। मैंने क्या किया, छोटा सिलेंडर अटका दिया इसमें। कैसे अटका दिया, यहाँ पर मुझे कैंसर वाले को लेना है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, छोटा सिलेंडर यहाँ लिया और मैंने यहाँ पर इस पे ले जाकर के अटका दिया, तो मेरा यहाँ पर इस तरीके से ये अटक गया। समझ में आ गया। तो मेरी एंगल जो है इन तीनों पर आ सकती है, इन तीनों पर आ सकती है, इन तीनों पर मैं यहाँ पर इक्वल एरिया ले सकता हूँ। ये बात समझ में आई कि नहीं? सर एक आधा सिलेंडर लगाने की बात कर रहे हैं आप? हाँ, आधा सिलेंडर लगाने, मतलब मैंने पूरी पृथ्वी को यहाँ पर कवर नहीं किया है, मैंने केवल और केवल नॉर्थ वाले साइड को कवर किया है, और मेरा सिलेंडर का जो बेस है वो मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को यहाँ पर टच कर रहा है। और सर ऐसे ही साउथ में भी करेंगे? साउथ में भी हमारा अलग रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जैसे कोण, करने की क्या जरूरत है? इसलिए मैं, क्योंकि मुझे ये जो कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मैं इसको ट्रू एंगल बनाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें ट्रू लाना चाहता हूँ, मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ। तो जब भी हम ये पूरा लेंगे तो सिर्फ इक्वेटर पे ही आएगा ना? सिर्फ इक्वेटर पे ही आएगा, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दोनों ही, अगर मुझे यहाँ पर जो भी करना होगा तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पर सिलेंडर में उठा लूँगा। तो अब इस हिसाब से अगर देखेंगे तो मेरे पास में एक सिंपल सिलेंडर बन गई, ये मेरे पास में एक सिंपल सिलेंडर बन गई। तो जो सिंपल सिलेंडर है वो मेरी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अब जरा इसको देखिएगा। सिंपल सिलेंडर में क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मेरी यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस है, किसके अलॉन्ग, इक्वेटर के अलॉन्ग, ये जो मेरी ट्रू लाइन है इसके अलॉन्ग, क्या मैं इक्वी डिस्टेंस बोल सकता हूँ? बिल्कुल। क्या मैं ऑर्थोमॉर्फिक बोल सकता हूँ? बिल्कुल। सब कुछ यहाँ पर बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये मेरी ट्रू एंगल है, ये मेरी ट्रू स्केल है, ट्रू एंगल है, सब कुछ किसके अलॉन्ग, अलॉन्ग जो भी मेरा है, अलॉन्ग इक्वेटर हो सकती है, अलॉन्ग ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो सकती है, अलॉन्ग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी हो सकती है। ये क्लियर है, ये सिंपल आइडिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो केस है वो ये है, कैन वी शो पोल, क्या मैं पोल यहाँ पर दिखा सकता हूँ? क्या एनी पॉसिबिलिटी है पोल दिखाने की? नहीं, तो वो तो इन्फिनिटी पे है। अरे रुकिए, अभी कुछ आ गया मेरा, ओहो, अरे केएम इंस्टीट्यूट पालीवाल, अच्छा ठीक है, इसको देखते हैं बाद में क्या है। हाँ जी, हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम लोग? हाँ, पोल को क्या हम लोग दिखा सकते हैं? नहीं, ये तो इन्फिनिटी पे हो जाएगा ना? बिल्कुल, ये इन्फिनिटी पे आ जा रहा है, ये मेरी इन्फिनिटी पे आ रही है, और इसी वजह से हम लोग सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन में वी कैन नॉट शो पोल्स, हम यहाँ पर पोल को नहीं दिखा पाते हैं, पोल को हम नहीं दिखा पाते हैं, इन्फिनिटी पर जाती है, हम लोग पोल को नहीं दिखा पाते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी यहाँ पर केसेस आएंगे, क्या मैं बोलूँगा ना तो वो ट्रू शेप है, ना तो ऑर्थोमॉर्फिक है, ना तो इक्वल एरिया, ना तो कुछ भी है, कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। जी सर। क्लियर? अब यहाँ पर जो केस है वो है कि थोड़ी यहाँ पर मेजरमेंट को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर में इसका मेजरमेंट, कौन सा है? हाँ सिंपल सिलेंड्रिकल है? हाँ हाँ, सिंपल सिलेंड्रिकल है, सिंपल सिलेंड्रिकल कि मैंने यहाँ पर इक्वेटर चाहे कहीं पर भी कुछ भी कर दिया। हाँ, पर ये इक्वी डिस्टेंस तो होता है ना? इक्वी डिस्टेंस मेरा अलोंग द इक्वेटर लाइन रहेगा, जहां पर ये टच कर रहा है, ठीक है, जहां पर ये टच कर रहा है उसके अलोंग में मुझे इक्वी डिस्टेंस मिलेगा, बाकी सब में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब के सब यहाँ पर डिस्टॉर्टेड है, यहाँ पर ये भी डिस्टॉर्टेड है, यहाँ पर ये भी डिस्टॉर्टेड है, और इनफैक्ट एग्जैजरेटेड होता है, ये फैला हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सर लैटिट्यूड्स इक्वल डिस्टेंस पे इसमें मैप पे बनती हैं, और उस तरह तो जाके डिस्टेंस कम होता जाता है ना, करेक्ट तो करेक्ट फिर करेक्ट, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लेते हैं ये मेरा यहाँ पर, ये मेरा सिलेंडर है, और ये मेरी यहाँ पर, जैसे जैसे यहाँ पर इक्वल एंगल अगर आप कट करेंगे, इक्वल एंगल यहाँ पर आप कट कर दीजिए, इक्वल एंगल यहाँ पर मैं कट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने इक्वल एंगल कट किया। अब यहाँ पर देखिए, ये मेरी ये लाइन आई, ये मेरी यहाँ पर ये लाइन आ रही है, ये मेरी यहाँ पर ये लाइन आ रही है, ये मेरी यहाँ पर ये लाइन आ रही है, ये मेरी यहाँ पर ये लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, और ये लाइन आ रही है। अब देखिए ये मेरा ट्रू है, लेकिन जैसे जैसे आगे की ओर में बढ़ते आ रहे हैं, कंप्रेस करते जा रहा है,
और इन्फिनिटी तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, ये तो इन्फिनिटी पे है, पोल जो है इन्फिनिटी पे है। तो इसी वजह से मेरी जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे मेरा जो यहाँ पर मैप है वो चपटा होते आएगा। ये बात समझ रहे हैं? जैसे ऐसे समझिए, इसका मैप कैसा देखने को मिलेगा, ये मेरा मान लेते हैं नॉर्थ अमेरिका है, ये मेरा कैसा देखने को मिलेगा, यहाँ तक तो सब बढ़िया रहेगा, यहाँ तक तो सब बढ़िया रहेगा, लेकिन ऊपर में क्या होगा, यही चीज़ मैं ऊपर से प्रेस कर दूंगा अगर, तो मुझे देखने को मिलेगा ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा चपटा सा देखने को मिलेगा कि ऊपर से कोई दबा दिया गया हो। समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, सर इन जनरल ये याद रखना है कि डिस्टॉर्शन इंक्रीजेस टुवर्ड्स पोल्स। हाँ करेक्ट, डिस्टॉर्शन इंक्रीजेस टुवर्ड्स पोल। और याद क्या करना है, ये थोड़ा सा इमेजिन कर लेना है। मतलब कि ध्यान में रखना हाँ बिल्कुल। देखिए इसमें कुल मिला करके ना याद करेंगे ना तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होगी, बाद में भूल जाएगा। अगर हम उस चीज़ को इमेजिन किए रहेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा, इसीलिए मैं थोड़ा डायग्राम वगैरह ज़्यादा बना रहा हूँ ताकि क्लैरिटी ज़्यादा मिले। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मेजरमेंट निकालने के लिए मुझे यहाँ पर जैसे मान लो कि मेरे को ये इक्वेटर बनाना है, तो कितनी बड़ी इक्वेटर हो जाएगी, जरा आप खुद सोच करके बताइए कितनी बड़ी इक्वेटर हो जाएगी। सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया। क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे इस सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में इक्वेटर की मुझे लाइन बतानी है, इक्वेटर का मुझे लेंथ बताना है, कितना बड़ा इक्वेटर मैं यहाँ पर खींचूं, कितना बड़ा रहेगा, क्या मतलब कि कुछ यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको? सर 2 पाई आर। हाँ बिल्कुल 2 पाई आर। क्यों? सर क्योंकि वो वही तो होती है इक्वेटर की लाइन। अरे वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर ये चिपक करके, कर रहा है ना सिलेंडर। हाँ बिल्कुल, देखिए इसका जो परिमाप होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा वही तो इक्वेटर बन गया, यही तो इक्वेटर बन गया। सो दिस वुड बी 2 पाई। तो फिर सारे पैरेलल्स के लिए यही बात हो गई। हर उस चीज के लिए, चाहे कोनिकल हो चाहे कहीं पर भी हो, सबके लिए जो स्टैंडर्ड पैरेलल होगी वो 2 पाई आर होगी। ठीक है, इक्वेटर तो लाइन होती है ना, और ये पेरीमीटर 2 पाई आर तो पूरा सर्कल हो गया। हाँ बिल्कुल। ये कैसे सर? ये जैसे ये मेरे पास में यहाँ पर जब भी मैं लाइन ले रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर पूरी की, जैसे आपका जो कहना है कि ये मेरी ये लाइन होगी केवल और केवल इस इक्वेटर, यहाँ पर ये हुआ, ये हुआ, ये दिख रहा है ना इक्वेटर है। हाँ मैं तो इस नक्शे को, ये जो मेरा कोन बना हुआ है, इसको मैं चार्ट तो खोलूंगा ना, ये तो मैं खोलूंगा ना। में आ गया। जब मैं खोलूंगा तो मेरी लाइन ये पूरी बन जाएगी, और जब मैं उसको घुमाऊंगा तो मेरी घूम करके ऐसे बन जाएगी। ठीक, ठीक है, चलिए। तो ये प्राइमरली यहाँ पर जो मेरा इक्वेटर है क्या बन गया, 2 पाई आर बन गया। मेरिडियन क्या बनेगा, मेरिडियन ये क्या बनेगा, पाई आर, सिंपल सी बात है, इसी का जस्ट आधा, इसी का जस्ट आधा बन जाएगा। ठीक है, कैसे पता, यही देखिए ना, यही हमारा पाई आर हो गया, जस्ट इसी का आधा मैं कर दूंगा, ये लाइन हमारी जो होती है पाई आर बन गई। क्लियर? नहीं समझ आया सर। देखिए मेरिडियन का मतलब ये जो मेरी देशांतर वाली लाइन आ रही है, ठीक है, ये मेरी देशांतर वाली जो लाइन आ रही है, जितना ऊपर उतना नीचे। ठीक है, जितना ऊपर उतना नीचे। अब ये जो मेरी पूरी लेंथ है ये मेरी 2 पाई आर है, मतलब ये हम लोग बराबर बराबर लेते हैं कि मेरी पूरी लाइन जो होती है वो बराबर बराबर की है। तो जितना ऊपर उतना नीचे, ये पूरी लाइन हो गई 2 पाई आर, आधा ऊपर पाई आर, नीचे आधा पाई आर। ठीक है, मतलब सर जो सिलेंडर हम लेंगे उसकी हाइट और उसका पेरीमीटर इक्वल होगा। हमारा जो हाइट है, हमने जो यहाँ पर ये लिया हुआ है, ये मैंने पूरी जो चार्ट यहाँ पर ले रखी है, ये पूरी लेंथ जो होती है, इस लेंथ की ये हमारी जो लेंथ होती है डबल होती है। जैसे मान लीजिए एल है, 2L हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये हम लेते हैं, और इसी को जब आप घुमा दीजिए तो ये 2 पाई आर हो जाएगी। तो 2 पाई आर बराबर 2L, 2 पाई आर बराबर 2L। ठीक है, 2 पाई आर बराबर 2L, और तो L कितना हो गया, काट दीजिए यहाँ पर, ये बन गया आपका 2 काट दीजिए, पाई आर बन गया। ओके ठीक है, समझ आ गया। ठीक, चलिए ये बन गया मेरा सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। ये तो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की खास बातें हो गई, और ये जो यहाँ पर मेजरमेंट लिखा गया है जरूर ध्यान रखिएगा, इसी पर सवाल ज़्यादा बनता है। सर अगर सिर्फ सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन लिखा है इसका मतलब वो सिंपल सिलेंड्रिकल है। कभी भी अगर कोई भी चीज़ लिखी गई है, जैसे कोनिकल है तो वन स्टैंडर्ड पैरेलल बाय डिफॉल्ट, सिलेंड्रिकल लिखी है बाय डिफॉल्ट सिंपल सिलेंड्रिकल है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मेरे एप्लीकेशन के बारे में आती है कि क्या एप्लीकेशन यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, क्या एप्लीकेशन मैं यहाँ दिखा सकता हूँ। मेरे को जो जनरल मैपिंग होती है वो जनरल मैपिंग मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, जनरल मैपिंग यहाँ पर की जाती है। ठीक है, जनरल मैपिंग यहाँ पर की जाती है।
इसके अलावा जो भी मेरी एक जनरल जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हर वो चीज़ जो मेरी मैप पर यहाँ पर बन रही है, हर वो चीज़ जो मैप पर बन रही है। जैसे अगर मान लेते हैं ये मेरी पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर में मैं यहाँ पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर विंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर क्लाइमेट दिखाता हूँ, सब कुछ जो भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, हर उस चीज़ को मैं सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन पर जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर दिखा सकता हूँ। इवन एग्रीकल्चर की डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। तो एक जनरल जो पूरी मैपिंग होती है, जो जनरल भाषा में हम लोग मतलब यूज़ करते हैं, अलग अलग मैप जो बना बना करके दिखाते हैं, तो उसको हम लोग सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में दिखा सकते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, अच्छा अभी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या इस एरिया को, जितने भी हमारे इक्वेटर के पास वाले एरिया होते हैं, क्या वहाँ पर हम इसको मतलब नॉर्मली उसका इस्तेमाल करते हैं इक्वेटोरियल बेल्ट में या ट्रॉपिकल बेल्ट में। तो अगर मुझे ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर को दिखाना है, अगर मुझे ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर को दिखाना, मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करूँगा, वो भी सिंपल सिलेंड्रिकल का इस्तेमाल कर लूँगा। ठीक है, अगर मुझे इस एरिया में ट्रेड विंड को दिखाना है, मैं किसका इस्तेमाल करूँगा? अगेन यहाँ पर सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इसी में किया जाएगा, मैं इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकता हूँ। अगर मुझे मॉनसून को दिखाना है, मैं यहाँ पर सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे साइक्लोन को दिखाना है, कर सकता हूँ। समझ में आ गया? तो हर वो घटनाएं जो इस बेल्ट में हो रही हैं, हर उस घटना को मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर आता है इसी का स्पेशल केस जिसको हम लोग बोलते हैं मर्केटर प्रोजेक्शन। दिस इज इसके पहले जो था कोनिकल, जो इसके पहले था, हाँ, उसमें भी हम लोग ऐसे दिखा सकते थे, नहीं लेकिन उसमें सिर्फ एक ही हेमिस्फीयर का था, इसमें दोनों हेमिस्फीयर का है। नहीं, डिफरेंस है। हम इसलिए देखिए यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ ये लाइन हमारी करेक्ट लाइन बन रही है, ये लाइन सिर्फ हमारी, हाँ टू स्टैंडर्ड में, हाँ यस टू स्टैंडर्ड में हम लोग जो भी हमारा टेम्परेट एरिया है, हर उस टेम्परेट, जैसे अगर मुझे टेम्परेट, जैसे मेरे को जेट स्ट्रीम दिखाना है तो मेरे लिए परफेक्ट हो गया। ठीक है, अगर मुझे मान लेते हैं कि जो हम लोग रॉसबी वेव वगैरह के बारे में बात करते हैं, मेरे लिए परफेक्ट हो गया। अगर मुझे फ्रंटल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, फ्रंट किस तरीके से बन रहा है या टेम्परेट साइक्लोन मेरे कैसे बन रहा है, मेरे लिए परफेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए ओशन करंट, बिल्कुल ओशन करंट मेरे को दिखाना है, मेरे लिए परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो ओशन करंट के लिए कैसे परफेक्ट है? ओशन करंट तो पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिर्फ और सिर्फ जोनल, अगर मेरे को टेम्परेट दिखाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में जो ट्रॉपिकल एरिया के आसपास वाले जो यहाँ पर करंट्स हैं, जैसे इक्वेटोरियल करंट हो गई, काउंटर इक्वेटोरियल करंट हो गई, या फिर मान लेते हैं इस एरिया में मेडन जूलियन ऑसिलेशन होती है, तो उसको दिखाने के लिए मेरे लिए सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन एकदम परफेक्ट हो गया। ठीक, 45 डिग्री नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं, 45 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री साउथ। ठीक है, क्योंकि बीच का आ रहा है ना, 45 डिग्री करीब करीब यहाँ पर बीच का आ जाता है कि हाँ ठीक है, इसको देख सकते हैं हम लोग 45 डिग्री तक, अप टू 45, इनफैक्ट ज़रूरी नहीं है 40 टू 45 हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं, लेकिन एक जनरल भाषा में, जनरल सेंस में हम लोग 45 डिग्री तक ले लेते हैं। क्लियर? जी सर। चलिए, अब इसका एक स्पेशल केस होता है जो हमारा मर्केटर प्रोजेक्शन होती है। मर्केटर के लिए ध्यान रखिएगा, क्रेमर ने इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया था। ठीक है, क्रेमर ने पहले किया था, मर्केटर बंदा था जिसने ये प्राइमरली पूरा का पूरा निकाला है। इसके अलावा यहाँ पर एक और पर्सन है जिनका नाम है एडवर्ड राइट। एडवर्ड राइट ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह किए, WRIGST, ये हमारा एडवर्ड राइट है जिन्होंने यहाँ पर मॉडिफिकेशन करके रखे हुए हैं। हाँ, क्रेमर ने क्या किया था? क्रेमर ने इसको पहली बार यूज़ किया है, फर्स्ट टाइम यूज़, और मर्केटर ने इन्वेंशन। ठीक है, मर्केटर का ही इस्तेमाल मैकेंडर ने भी किया हुआ था। सर इसकी वजह से वो इतने बड़े बिल्कुल, ब्रिटेन को बड़ा दिखाया गया था कि ब्रिटेन देखो कितना बड़ा है। ठीक है, क्योंकि ऊपर में जाने पे एग्जैजरेशन हो जाती है। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था कि अमेरिका को हम लोगों ने देखा, ऊपर से आप दबा दीजिए तो क्या होगा, फूला फूला सा लगेगा, है ना, बड़ा बड़ा सा ऐसा लगेगा, इतना बड़ा लगेगा, जबकि एक्चुअल में इतना बड़ा है नहीं। ठीक है, ग्रीनलैंड से बड़ा दिखा दिया गया था। क्लियर? चलिए, अब यहाँ जरा देखिए,
अब यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे मर्केटर प्रोजेक्शन के लिए, मर्केटर प्रोजेक्शन इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें एक टेक्निकल टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोम्ब लाइन। इसको हम लोग बोलते हैं रोम्ब लाइन, या इसी को हम लोग बोलते हैं लेग्जोड्रोम। क्या चीज़ होती है लेग्जोड्रोम? देखिए, इसका एक मतलब एक जनरल जो हम लोग बोल सकते हैं कि एक क्या बोलेंगे उसको, एक जनरल डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन एक्चुअली एक गोर के फॉर्मेट में होती है। मतलब ये मान लेते हैं ये मेरी पृथ्वी है, अगर मुझे पृथ्वी पर इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर मुझे मिलाना है तो ये लाइन ऐसे नहीं होगी, ये तो कर्व है ना, तो कर्व देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? जो कर्व लाइन है, ये जो कर्व लाइन है, इसी कर्व लाइन को ही हम लोग बोलते हैं रम्ब लाइन या लेग्जोड्रोम। सो दिस इज द, कैन वी से दिस इज द मिनिमम। थोड़ा फिर से हाँ बता रहा हूं मैं, सर पर ये लिखा तो हर जगह स्ट्रेट लाइन ही अभी बता रहा हूं मैं स्ट्रेट लाइन क्यों बोला जा रहा है या क्यों इसे हम लोग कहते हैं। देखिए यहां पर अगर मान लेते हैं मेरे को 2 पॉइंट अगर मुझे मिलाना है तो मैं कह दूंगा कि 2 पॉइंट तो ऐसे मिला देंगे हम लोग, है ना, ये मिला देंगे। लेकिन ये पृथ्वी को अंदर भेद दिया ना, अंदर पृथ्वी को काट दिया। मेरी पृथ्वी कैसी है, अगर सरफेशियल देखेंगे तो मेरी पृथ्वी तो मेरी इस तरीके से है, गोल है, ऐसे है। तो मैं कभी भी अगर मुझे, हम लोग क्या करते हैं सरफेस पे ही तो रहते हैं, तो मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर मेरे को मिलाना है तो आई विल ऑलवेज मेक अ कर्व्ड लाइन, ये कर्व्ड लाइन। लेकिन ये बात दूसरी है कि अगर हम एक ही हम लोग रेफरेंस लाइन पे हैं, एक सिंगल रेफरेंस लाइन पे है, तो मुझे ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ये बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मान लेते हैं कि आप यहाँ पर खड़े हैं और एक आपका दोस्त यहाँ कहीं खड़ा है, आपने बॉल फेंकी, बॉल जो गई है वो इसको इधर मिली है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में आपको दिख रही है। लेकिन पृथ्वी के बाहर आकर के मैं देखूंगा तो मैं कहूंगा ये तो कर्वेचर पाथ फॉलो किया है, कर्वेचर फॉलो किया है। क्लियर? यही जो स्ट्रेट लाइन, इसीलिए बोला रहा है दिस इज द स्ट्रेट लाइन पाथ विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। हमारे ज्योग्राफी के हिसाब से लिखी जाती है, इसीलिए गड़बड़ होती है। अगर हम इसको फिजिकल भाषा में या फिजिक्स की भाषा में बात करेंगे तो वी मस्ट ऐड एट द पॉइंट, लास्ट में हमें ये चीज ऐड करनी पड़ेगी कि विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ ये स्ट्रेट लाइन है। क्लियर? समझ में आ गया? टू अर्थ के जगह पर क्या लिखना चाहिए? हमें लिखना चाहिए, ये मैं लाइन लिख दे रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम बोल सकते हैं, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस along a straight line, यहाँ पर along straight line, ठीक है, with respect to अर्थ। अर्थ सरफेस में बोल सकता हूँ या अर्थ कर्वेचर में बोल सकता हूँ, कुछ भी आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐड कर दीजिएगा लास्ट में। सर लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ स्ट्रेट लाइन है, तो कर्व लाइन विद रिस्पेक्ट टू क्या है? कर्व लाइन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। लेकिन वो ज्योग्राफी में स्पेशल फीचर्स ही पढ़ते हैं ना। करेक्ट, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्योग्राफिकली जो बुक लिखी गई हैं वो गलत लिखी गई हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अधूरी लिखी गई हैं। हमें क्लियर बताना होता है कि एक्चुअल में यह है क्या चीज़। जब हम जैसे सेम ज्योग्राफी एक्चुअली वैसा है ना कि जो न इस पार रहता है ना उस पार रहता है। इस पे बीएससी एमएससी भी की जाती है, इस पे बीए एमए भी किया जाता है। अब जो बीए एमए वाले हैं उनको क्या समझ में आएगा कि मोमेंटम क्या होता है और ये क्या चीज़ें होती हैं। पेपर में जैसे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जैसे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उनके नंबर कम आ रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में कम आएंगे। क्यों कम आएंगे? क्योंकि उन्होंने, अब जैसे मान लेते हैं कि चलो ठीक है मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, मुझे पता है कि हीट एक्सचेंज कैसे होती है, क्लाइमेटोलॉजी में क्या क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का, उसको स्पेसिफिक हीट क्या होता है उसको पता ही नहीं है, लेटेंट हीट क्या होता है उसे पता ही नहीं है। तो वो चीज़ें रट्टा मार करके जा रहा है और उसमें उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि उसको एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही बना करके भेजा है। लेकिन पेपर में अब ये प्योर फिजिक्स पूछ रहे हैं। अब प्योर फिजिक्स तो एक तरफा हो गया ना, तो ये केस है। तो 10th तक पढ़ाते हैं स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट। बात तो सही है आपकी, लेकिन मैं भी 10th बोर्ड मतलब 10th में मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ और मैं कुछ नहीं जानता था। मैं जो भी जाना हूँ मैं 11th 12th में आकर के जाना, और वो भी मैं स्कूल के भरोसे नहीं, मैंने खुद से जब अपनी प्रिपरेशन की जेई वाली तो उसमें मुझे पता चला कि अच्छा अच्छा ऐसे होता है। मैं लिटरली बताऊँ, मुझे नहीं पता था 1 मोल क्या होता है। केमिस्ट्री में एक चीज़ होती है मोल कंसेप्ट होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था मोल कंसेप्ट क्या होती है। मुझे नहीं पता था मोलैरिटी क्या चीज़ होती है, मोलैलिटी क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये सब मुझे 11th क्लास में आकर के पता चला है कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। सर टाइम के साथ भूल भी तो जाता है 11 10 की चीजें। वो तो बात सही है, लेकिन 9 10th पढ़ने के बाद में जब 11th में जाते हैं तो 9 10th वाली चीज़ें नहीं भूल जाते हैं। सर मेरा तो उल्टा
मतलब ठीक है, अगर 10th तक की चीज़ें अगर आपने रिटेन करके रखी हैं तो अच्छी बात है, ये मतलब काफ़ी अच्छा है फिर। सर मेरे 12th तक क्लास छोड़ के बाकी चीजें ठीक है मेरी। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे मतलब थोड़ा एक्चुअली बेसिक साइंस तो एनीवे आना भी चाहिए, और मुझे लगता है कि 12th क्लास तक साइंस को कंपलसरी करना चाहिए। कि जैसे 2-3 चीज़ें हैं, कभी आएंगे, कभी ज़रूरत पड़ेगी, कभी ऐसा रिकमेंडेशन कभी जाएगा तो मैं अपना रिकमेंडेशन ही ज़रूर दूंगा कि बेसिक साइंस जो है, बेसिक साइंस, बेसिक हेल्थ, बेसिक कम्युनिटी मेडिसिन और बेसिक कॉमर्स, ये कंपलसरी कर देना चाहिए। आप यहाँ पर आईटीआर भरवाते हैं दुनिया भर की, आईटीआर भरने के लिए आम आदमी को आपने फोर्स किया, लेकिन उसको पता ही नहीं आईटीआर भरना कैसे है। आप वो सीए के पास में दौड़ दौड़ के जाएगा, अब सीए तो कुछ भी उसके हाथ में चला गया ना, आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए पूरी तरीके से। तो हर वो चीज़ जो कंपलसरी की गई है उसकी बेसिक एजुकेशन देनी चाहिए। अब यहाँ पर आज की डेट में फर्स्ट एड के बारे में बोल देते हैं, अरे फर्स्ट एड, ये फर्स्ट एड, सीपीआर देना किसी को पता नहीं है, क्यों, सिखाया नहीं है कभी। तो ये एजुकेशन सिस्टम में हमें ऐड करना चाहिए। खैर एनीवे, हम लोग वापस से जरा चलते हैं अपने तरफ में। ये क्लियर हो गया ना, मर्केटर, मर्केटर क्या बोलते हैं, ये लेक्सोड्रोम क्लियर हो गया है, ठीक है। तो लेक्सोड्रोम में ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ये स्ट्रेट लाइन होती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कर्वेचर या अर्थ सरफेस, मैं इसको बोल सकता हूँ। तो अब ये चीज़ मेरी अगेन 45 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री साउथ के बीच में देखने को मिलती है, लेकिन देयर इज अ स्पेशल केस विद रिस्पेक्ट। हाँ बताइए। सर ये आपने दिया था, उसमें था कि इन मर्केटर प्रोजेक्शन ग्रेट सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व लाइन एंड रंग लाइन बाय अ स्मॉल सिंपल लाइन। हाँ तो वही है जो आपने बताया अभी। हाँ बिल्कुल, एकदम यही लाइन ही है। हाँ लेकिन इसके आगे एक और है कि while in न्यूमोनिक क्या कहते हैं इसको, न्यूमोनिक प्रोजेक्शन हाँ द सिचुएशन इज जस्ट ऑपोजिट। तो करेक्ट। मतलब कि इसमें इसमें क्या ग्रेट सर्कल कर्व्ड हो गया है और रम लाइन, मैं ओपन कर ग्रेट दे रहा हूँ, सर्कल स्ट्रेट है और रम लाइन क्या मैं क्या है? मैं ओपन कर दे रहा हूँ, एग्जैक्ट ओपन कर दे रहा हूँ मैं। सर पता नहीं इसमें है कि नहीं, ये इसमें था नहीं टेस्ट लिखा वाले होगा, में। मर्केटर प्रोजेक्शन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रेट सर्कल को लेकर लिखा गया है ना। इसमें सर इसमें बता नहीं है शायद, ये टेस्ट फाइल मैं फोटो भेजूं क्या? टेस्ट वाला मैं एक काम करता हूँ, कल ही डिस्कस कर दूंगा, वहाँ पर पूरी लाइंस आ जाएंगी अपने आप ही, ठीक है। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आपके लिए भी हो जाएगा कि क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ जरा देखिएगा, सो मर्केटर प्रोजेक्शन में स्पेशल केसेस क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये मेरा होता है इक्वी डिस्टेंस, सब कुछ यहाँ पर बढ़िया होता है, इक्वी डिस्टेंस होती है, ये इक्वल शेप देता है, ये इक्वल एरिया भी देती है, ये इक्वल एरिया भी देती है। इसके अलावा मेरे को ये कॉन्फॉर्मल भी देता है, इक्वल कॉन्फॉर्म। इक्वल कॉन्फॉर्म का मतलब यहाँ पर एजीमूथ भी होती है। एजीमूथ का मतलब क्या होता है, ट्रू एंगल होती है। ट्रू एंगल मतलब मेरे पास जो भी मैप मिला है मुझे इस मर्केटर के द्वारा, सर ट्रू एंगल और ट्रू बेयरिंग एक ही होता है? हाँ करेक्ट, एक ही चीज़ होती है, वो अलग अलग लिंक है। इनफैक्ट ट्रू कॉन्फॉर्मल भी बोल सकते हैं हम उसको, एक ही सब कुछ एक ही चीज़ होती है, इसीलिए मैं यहाँ पर कॉन्फॉर्मल तो शेप हो गया ना। कॉन्फॉर्मल रोटेशन एक्चुअली बोलते हैं उसको, रोटेशन को बोला जाता है, कॉन्फॉर्मल रोटेशन को। कॉन्फॉर्मल में शेप भी आता है और कॉन्फॉर्मल में एंगल भी आता है। एक्चुअली कॉन्फॉर्मल का मतलब होता है, ऐसे समझिए, मान लेते हैं कोई स्ट्रक्चर पिरामिडल शेप है, मान लेते हैं पिरामिडल शेप का मेरे को स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो ये जो पिरामिडल शेप है ये मेरा शेप प्लस एंगल दो है इसमें, कि किस एंगल पे यहाँ पर चीज़ें मीट कर रही हैं और किस शेप में मीट कर रही हैं, इसी को बोलते हैं कॉन्फॉर्मल। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं केमिस्ट्री क्लास 12th का थोड़ा कुछ यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा। जैसा मान लेते हैं मेरे पास में कोई एक स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं मेरे पास में मीथेन है, तो नॉर्मली मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेरा एक पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ऐसा पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ये प्राइमरली हमारे पास में इस तरीके से पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको हम लोग बोल देते हैं मीथेन, ठीक है। अब ये जो मीथेन होती है, इस मीथेन को सिंपल अगर स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊं मैं तो CH4, ये इस तरीके से मेरा H हो गया, ठीक है। इसको मैंने हाथ पैर तोड़ करके मैंने इसको सीधा बना दिया। अब इसकी अपनी एक रोटेशन, इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन होती है, इसकी अपनी एक रोटेशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फॉर्मल। तो कॉन्फॉर्मल प्राइमरली यहाँ पर पॉजिटिव या निगेटिव होती है, अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम लोग पॉजिटिव बोल देते हैं, क्लॉकवाइज आती है तो उसको हम लोग क्लॉकवाइज बोल देते हैं। और ये क्या है, ये मेरा एजीमूथ बता रहा है कि इसकी रोटेशन किस साइड में है, ठीक है, ये इसकी रोटेशन किस साइड में है। तो मेरे पास यहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चर भी होती है और इसके अलावा इसका रोटेशन भी होता है, ठीक है, कॉन्फॉर्मल, क्लियर। सर तो अगर कॉन्फॉर्मल लिखा रहेगा तो हम लोग दोनों में नहीं, आपको दोनों कंसीडर करना है। इनफैक्ट इस बार के हायर का क्वेश्चन था ये कि एजीमुथल एंगल में कौन सी चीज़ जो होती है वो करेक्ट होती है, ट्रू होती है, तो उसमें लिखा हुआ था कॉन्फॉर्मिटी, ठीक है।
और कॉन्फॉर्मिटी का मतलब यही कि मेरे पास में डिस्टेंस मतलब ये जो हमारा शेप है, शेप के साथ साथ हमारा जो एंगल है, दोनों ही यहाँ पर ट्रू है। और इसीलिए हम लोग मर्केटर के लिए स्पेशली केवल बोलते हैं कि यहाँ पर ट्रू कॉन्फॉर्मल है, ये ट्रू कॉन्फॉर्मल है। दोनों चीजें हैंड इन हैंड है, मतलब हाँ हाँ, दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। इसमें से कोई भी चीज़ हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इसको हम लोग स्किप कर दे रहे हैं, नो, दोनों चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, हर जगह ना, हर जगह। कॉमन लिखा हाँ हाँ, हर जगह बिल्कुल, इसकी डेफिनेशन है ये डेफिनेशन है, इन दोनों को मिला करके ही हम कॉन्फॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, सभी को क्लियर है? चलिए, तो प्राइमरली हम लोग यहाँ पर क्या दिखाते हैं, हम लोग प्राइमरली यहाँ पर दिखाते हैं जितनी भी सारी चीज़ें मैंने सिंपल कोनिकल में बात की हैं, सिंपल कोनिकल में हम इसको जनरल डिस्ट्रीब्यूशन में बात किए थे, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर हम इसको एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं। एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस किस चीज़ की? नेविगेशन के बारे में हम दिखा सकते हैं, जो हमारा ओशियन रूट यहाँ पर लिया जाता है, तो ओशियन रूट जो लिया जा रहा है उसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। हम यहाँ पर विंड डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा सकते हैं, हम यहाँ पर क्लाइमेट को लेकर के दिखा सकते हैं, हम यहाँ पर ट्रॉपिकल क्रॉप को लेकर के दिखा सकते हैं। मतलब हर वो चीज़ जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम लोग दिखा सकते हैं। पुराना वाला जो हायर का एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इंडिया की जो क्लाइमेट सिस्टम है, इंडिया की जो क्लाइमेट सिस्टम है उसको मैं किस प्रोजेक्शन के ज़रिए दिखा सकता हूँ? आंसर क्या हो जाएगा? मर्केटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के बारे में नहीं, इंडिया की प्रोजेक्शन, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बात किया है। और अगर मान लेते हैं मेरे को इंडिया की प्रोजेक्शन दिखानी है तो भी मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? सर उसमें आपने बॉन्ड का एग्जांपल दिया था। हाँ बिल्कुल, इंडिया का मैप अगर मुझे बनाना रहेगा तो इंडिया का मैप बनाने के लिए मैं यहाँ पर बॉन्ड प्रोजेक्शन इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये ट्रू शेप देता है, सॉरी ट्रू एरिया देता है। ठीक है, ये ट्रू एरिया देता है, इसलिए मैं इंडिया को मैप बनाने के लिए मैं बॉन्ड इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मुझे क्लाइमेट दिखाना है तो क्लाइमेट के लिए कौन सा करेक्ट दे रहा है? ये दे रहा है हमारा मर्केटर। दोनों में इसमें भी इक्वल एरिया लिखा है, तो ये भी कट करना है ना। कर सकता है, लेकिन इंडिया का जो प्रोजेक्शन है वो 32 डिग्री तक जाता है। ठीक है, 31 तक जाता है, सॉरी, एक्सटेंशन इसकी जो है। इसमें आपने लिखा है कि ऑर्थोमॉर्फिक इक्वल एरिया इक्वल शेप दी है, हाँ, एज इन मतलब अप टू 80 डिग्री, अप टू 80 डिग्री। 80 डिग्री हाँ मर्केटर में ना? हाँ, वो जो हैंड रिटेन नोट्स है ना उसमें मतलब ठीक है, लेकिन नॉर्मली 45 डिग्री तक ही होता है। 45 करना है इसको। हाँ हाँ, 45 करिएगा उसे। और सर इक्वल एरिया भी नहीं होगा ना फिर ये तो। इक्वल एरिया होगा, लेकिन ये 45 डिग्री तक केवल होगा। इंडिया का एक्सटेंशन 45 डिग्री के बियॉन्ड है। ओके, ठीक है, इस वजह से हम इक्वल एरिया है वही सिर्फ 45 डिग्री तक, और बाकी के जो प्रॉपर्टीज है शेप डिस्टॉर्टेड, और बियरिंग वो हर जगह है। हाँ वो हर जगह है, बिल्कुल। ठीक है, क्लियर? चलिए बढ़िया, तो दिस इज़ द केस जो हमें देखने को मिल जाता है। चलिए, अच्छा मान लेते हैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मेरे को प्लांटेशन क्रॉप जो है, प्लांटेशन क्रॉप मुझे दिखाना है, कौन सी प्रोजेक्शन मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा प्लांटेशन क्रॉप को दिखाने के लिए? सर एरिया नहीं दिया हुआ है कि प्लांटेशन क्रॉप का एरिया। ये आपको सोचना है, प्लांटेशन क्रॉप कहाँ पर होती है, और प्लांटेशन क्रॉप मेनली ट्रॉपिकल एरिया में, करेक्ट। तो हाँ, मेरे पास मेनली या तो इक्वेटोरियल बेल्ट होगी या फिर ये ट्रॉपिकल बेल्ट होगी। तो मैं कौन सी प्रोजेक्शन इस्तेमाल करूंगा? या तो मैं सिलेंड्रिकल इस्तेमाल कर लूंगा, सिलेंड्रिकल, या फिर मर्केटर। ठीक है, सर तो मर्केटर भी तो सिलेंड्रिकल ही हो गया। करेक्ट, बिल्कुल। तो ऑप्शन में डिपेंड कर जाता है ना, ऑप्शन में अगर मर्केटर होगा तो मैं मर्केटर को क्लिक करूंगा, और अगर मर्केटर नहीं है तो मैं सिलेंड्रिकल को क्लिक करूंगा। और सर दोनों है तो हम मर्केटर को करेंगे, मर्केटर ज़्यादा एग्जैक्ट होता है। अच्छा, मतलब ऐसे कोई भी ऑप्शंस हो तो सिंपल से ज्यादा जो जो मॉडिफाइड वर्जन हो जिसमें ज्यादा एक्यूरेसी हो वो चूज करना है। बिल्कुल, जैसे बॉन है, मैं बॉन को इस्तेमाल करूंगा बजाय कोनिकल के। हाँ, क्योंकि वो भी एक कोनिकल ही है लेकिन वो उससे थोड़ा ज्यादा है। एग्जैक्ट है, ये इक्वल एरिया क्योंकि देता है ये। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, सभी को क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से ये? हाँ सर। अब लास्ट हमारा आता है जेनिथल। ये हमारा लास्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है जेनिथल प्रोजेक्शन में। जेनिथल प्रोजेक्शन सिंपल आइडिया होता है जहाँ पर मैं पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करता हूँ। पर्सपेक्टिव यहाँ पर आएगा लाइट का सोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे
पेपर चिपकाना है, ये मैं पेपर चिपकाऊंगा। अब मैं लाइट सोर्स यहाँ रखूँ, जिनोमोनिक कर दूँ, या मैं लाइट सोर्स इसके जस्ट अपोजिट में करूँ, या मैं लाइट सोर्स इन्फिनिटी पर लेकर के चला जाऊँ। अब समझ में आ रहा है कि वाई वी आर हैविंग पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू जेनिथल। क्यों पर्सपेक्टिव हमें क्यों लेना होता है? क्योंकि लाइट सोर्स हम लाइट मारेंगे इसके ऊपर में निकल जाएगा। ठीक, सर एक बार फिर से बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे जो जेनिथल प्रोजेक्शन होती है वो मेरी टेंजेंट होती है, टेंजेंट होगी। तो टेंजेंट होगी तो मुझे कहीं ना कहीं से लाइट मारूंगा तभी तो उसके ऊपर में प्रोजेक्शन जाएगी। ठीक है, अब यहां पर ये जो टच हो रहा है इस पॉइंट पे, ये टच हो रहा है, लेकिन यहां पर लाइट मारूंगा मैं तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, बाकी जितना भी एरिया होगा इट वुड बी डिस्टॉर्टेड, ये डिस्टॉर्टेड फॉर्मेट में रहेगा। जब यहां से मैं देखूंगा तो मेरे पास में ज्यादा, मतलब कि इतने एरिया तक मेरे पास में ट्रू एंगल मिलेगा, फिर मेरी डिस्टॉर्शन होगी। और जब मैं इन्फिनिटी से भेजूंगा तो यहां पर हर जगह पर परपेंडिकुलर पड़ेगा, तो हर जगह पर चूंकि परपेंडिकुलर पड़ेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, सारा का सारा ट्रू एंगल देखने को मिल जाएगा। क्लियर? सर अभी तक तो लाइट के बारे में बात नहीं कर रहे थे। लाइट के बारे में इसीलिए अभी तक मैंने कहीं पर भी बात नहीं किया, क्योंकि यहां पर चीजें जो थीं वो ग्लोब के अलोंग यहां पर टच हो रही थी, जोन टच हो रहा था, पॉइंट नहीं, जोन टच हो रहा था। यहां पर मेरा पॉइंट टच हो रहा है, और एक पॉइंट को सिर्फ मैं यहां पर नहीं बना सकता हूं अपने आप। जैसे जहां पर भी पॉइंट पे टच हो रहा होगा, केवल उतने एरिया का मैं बना करके मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे यहां पर लाइट मार करके बाकी एरिया को यहां पर मुझे सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। सर इसका मतलब जेनिथल वाला हमेशा पर्सपेक्टिव ही रहेगा। करेक्ट, बिल्कुल। जेनिथल वाला बिना पर्सपेक्टिव के मैप निकल ही नहीं सकता है, इसीलिए मुझे जेनिथल प्रोजेक्शन में पर्सपेक्टिव ही बनाने होते हैं सिर्फ और सिर्फ। क्लियर? जी सर। चलिए, तो मतलब वो जो स्टार्टिंग में तीनों थे वो इसके पार्ट है। हम ये कह सकते हैं कि जेनिथल जैसे हम कोनिकल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ हद तक कर सकते हैं, हर जगह पर नहीं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास में एक कोनिकल प्रोजेक्शन है, ये मेरे पास में कोनिकल प्रोजेक्शन है। अब मुझे 45 डिग्री तक मेरे पास में जो भी मिलेगा वो तो मेरा एग्जैक्ट मिलेगा, उसके बियॉन्ड मुझे जो चाहिए होगा उसके लिए मैं यहाँ पर लाइट सोर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पर जिनोमोनिक हो सकती है या फिर हमारा ऑर्थोमॉर्फिक हो सकती है। ठीक है, लेकिन मेरी कोनिकल में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन मेनली जो हम लोग पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं वो जेनिथल में करेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर दूसरा कोई ऑप्शन मुझे मिल ही नहीं रहा है। करेक्ट? सर मैं पूछ रही हूँ कि न्यूमोनिक, ऑर्थोग्राफिक और स्टीरियोग्राफिक इसके सब टाइप्स है ना। हाँ बिल्कुल, इसी के सब टाइप है, बिल्कुल। हाँ बस ये। ठीक है, चलिए अब मेरे पास आती है कुछ एक कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल में यहाँ पर 2-4 चीज़ें हैं, केवल वही आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर समझने का नहीं होता है। कन्वेंशनल में देखिए यहाँ पर जो आपसे पूछा जा सकता है, ये हमारे पास में एक होती है जो साइनोसॉइडल होती है, साइनोसॉइडल। बस आपको ये ध्यान रखना है, बोथ यहाँ पर मेरे को बोथ हेमिस्फीयर दिखाने के लिए एकमात्र यहाँ पर है। तो मेरे को अगर अफ्रीका दिखाना है तो मैं यहाँ पर साइनोसॉइडल का इस्तेमाल कर लूँगा, दैट्स इट। और कुछ ही में यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, सेकेंड, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, दिस इज मोडिफाइड सिलेंड्रिकल, दिस इज मोडिफाइड सिलेंड्रिकल। ये 2 पॉइंट केवल आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, मोडिफाइड सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, सेकेंड थिंग, मॉलवीड प्रोजेक्शन। स्पेशल केस ऑफ बॉन्ड विद इक्वेटर एज स्टैंडर्ड। एक्चुअली बॉन को हम दोनों में एक्चुअल में होता तो वैसे कोनिकल है, ये जो हमारा बॉन होता है वो कोनिकल होती है, लेकिन साइनोसॉइडल, ये हमारा साइनोसॉइडल जो होती है वो हमारी मतलब दोनों के बीच में होती है। ये हमारी कोनिकल और जो हमारा सिलेंड्रिकल होता है दोनों को मर्ज करके तब निकलता है, तभी हमारा दोनों ही प्रोजेक्शन हम लोग ले लेते हैं। मतलब बोथ हेमिस्फीयर तभी आ सकता है जब हम कोनिकल और सिलेंड्रिकल को मर्ज कर दें, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर मॉडिफाइड जो है सिलेंड्रिकल या फिर मॉडिफाइड बॉन हम लोग बोल देते हैं इसको, मॉडिफाइड बॉन। दोनों में से कोई भी हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों हो सकता है। ठीक है, मॉलवीड के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेजरमेंट आपसे बस पूछी जाती है तो इसको ध्यान रखिएगा, 4√2r, ये ध्यान रखिएगा, रट्टा मार के रखिएगा, निकालना कोसेक भी लिखा था ना। नहीं। कोसेक एक्चुअली इसमें नहीं होता है, कोसेक जो होती है वो गाल के प्रोजेक्शन में होती है, सॉरी कॉस होती है इसमें। कोसेक की यहाँ पर वैल्यू निकाल दी गई है। कोसेक जो होता है ये कोसेक 45 डिग्री होती है, उसकी या तो आप इसको लिखिए 4r कोसेक 45 डिग्री, या तो आप इसको ये लिखिए या इसकी वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एग्जैक्ट एक ही चीज़ है। मॉलवीड का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? मॉलवीड का इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूशन मैप को बनाने के लिए करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मैप।
डिस्ट्रीब्यूशन मैप। जैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को दिखाना है वर्ल्ड पे, अगर मुझे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है वर्ल्ड पे, अगर मुझे डिसीज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है वर्ल्ड पे, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन मैप ये मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये मैं मॉलवीड को दिखा सकता हूँ। ये रट्टा मार लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ मतलब खास नहीं है। दूसरी चीज़, यस यस इलिप्टिकल, बिल्कुल ये इलिप्टिकल होती है, ये भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि इलिप्टिकल केस हमें देखने को मिल जाता है। इवन जब मैं आज सुबह जो मैं दिखा रहा था आपको डिजिटाइजेशन जब मैं कर रहा था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा इंडिया का मैप ऐसा हो जा रहा था, इलिप्टिकल हो जा रहा था। तो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए इलिप्टिकल मैप ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लास्ट हमारे पास आता है गाल की प्रोजेक्शन। तो जो गाल की प्रोजेक्शन है इसका मेजरमेंट ध्यान रखिएगा 2πr cos 45 डिग्री, 2πr cos 45 डिग्री, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जनरल मैपिंग होती है, दिस इज जनरल मैपिंग, जनरल मैप। सर रिड्यूस अर्थ का रेडियस निकालने के लिए बस दो ही प्रोजेक्शन का पूछेंगे, मॉलवीड और गॉल का ही। नॉर्मली यही दो पूछा जाता है, मॉलवीड या फिर गाल। और अगर मान लेते हैं सिलेंड्रिकल पूछेगा तो उसका तो फार्मूला आपको पता ही है 2πr। और सर कोनिकल? कोनिकल के लिए भी 2πr, बस वो r हमारा रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है। ठीक है, ओके सर। तो बस ये होता है हमारी कहानी ख़त्म। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं ये स्लाइड भी शेयर कर दूंगा क्योंकि इसमें तमाम अच्छी बातें लिखी गई हैं, तो इसको मैं शेयर कर दूंगा। बाकी आप जो है बाकी मैं एक काम करूंगा, ये स्लाइड वाइड का नहीं, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है मैं उसको जो होता है फ़ोटो खींच करके उसको मैं भेज दूंगा, उससे आप लोग नोट वगैरह करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करिएगा, कल हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मॉर्निंग में। वाली स्लाइड एक बार दिखा दीजिए, ये लास्ट वाली स्लाइड। यही लास्ट, हाँ ये है। प्रोजेक्शन क्या है? ग्लोबुलर प्रोजेक्शन का मतलब होता है एक ग्लोब को दिखाने के लिए जो हमारे पास में प्रोजेक्शन होती है, तो ग्लोब को दिखाने के लिए होती है मेनली। सर तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग जो बना रहे थे वो हम लोग एग्जैक्ट चीज़ों को लेकर के आ रहे थे। ग्लोबुलर जो होती है वो जनरल ग्लोब को दिखाने के लिए होता है। ग्लोब बनाना है तो हम लोग ग्लोबुलर बना देते हैं, मतलब वही है ना। अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड शेप है। ये तो सबसे बड़ा गंवारपन है कि अर्थ का शेप कैसा है? अर्थ जैसा है जी। ये क्या चीज़ है? वही ग्लोबुलर होती है। ग्लोबुलर क्या चीज़ है? ग्लोब को बनाने के लिए होता है, बस वही है। ठीक है, तो इसका तो कोई क्वेश्चन भी नहीं मिला। एक्चुअली उसका कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं ना, सबसे बेकार क्वेश्चन होगा वो। और सर फ्लैम फ्लैम स्टीड जो होती है वो प्राइमरली हमारी एक कोनिकल प्रोजेक्शन होती है। कोनिकल प्रोजेक्शन का एक स्पेशल केस होता है जो हमारा फ्लैम स्टीड होती है। फ्लैम स्टीड प्रोजेक्शन उसी को हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, कोनिकल या सिलेंड्रिकल? कोनिकल, कोनिकल, ये तो सिलेंड्रिकल में लिखा है, इसको मैं इसको सही कर देती हाँ उसको करेक्ट कर लीजिएगा, कोनिकल होती है ये। हूँ। सर और वो पॉलीकोनिक पॉलीकोनिक तो पॉलीकोनिक है। इंटरनेशनल वो दोनों एक ही है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। हाँ, बस हो गया। ठीक है, सर अब प्रैक्टिकल का डिस्कशन खत्म हो गया। खत्म। और सर पर प्रैक्टिकल से रिलेटेड मुझे पर्टिकुलर एक दो टॉपिक में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। कोई बात नहीं, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे उस समय। अभी ऐसा नहीं है कि से रिलेटेड है, अगर टाइम हो तो थोड़ा सा मतलब अ, अब चलिए टॉपिक बता दीजिए, मैं कल डिस्कस कर लूँगा, थोड़ा अब समय हो रहा है। सर देखिए, हाँ। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस पता है, पर यूज का सर थोड़ा मैं कल एक फार्मूला मतलब एक क्वेश्चन लेकर के बात कर लूँगा इस पे, नियरेस्ट नेबर मेथड पे। सर ये आता है, ये नियरेस्ट नेबर एनालिसिस मुझे कैलकुलेट करना आता है। हाँ, हाँ। इसका यूज जब थ्योरी में पूछता है तब नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं, इसको कर देंगे। थोड़ा कंफ्यूजन हो नियरेस्ट नेबर और दूसरा क्या है? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। PCA, ठीक है, चलिए। हाँ, और सर जो टाइप्स ऑफ मैप होता है जैसे डायसीमेट्रिक और डॉट मैप, फ्लो मैप, कुछ चीजें तो क्लियर है। हाँ। लेकिन कभी तो फंस जाते हैं यूज करते टाइम। जो पाई मैप, ये तो एकदम इजी है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है। मैं समझ गया, मैप पे ही और सारे मैं समझ गया। कल मैं मैप के बारे में अभी, थ्योरी मुझे पूछता है। मैं समझ गया आपकी बात। मैप मुझे अभी करना है, मैप हम लोग करेंगे। जैसे 331 डिग्री नॉर्थ, इसका भी पूछा जाता है, स्केल क्या होती है, ये सब मैं कैलकुलेशन कल करके दिखा दूंगा। ठीक है, हाँ, और सर टोपो शीट के बारे में थोड़ा सा कल पहले बता दीजिए। यही है टोपो शीट ही है ये। ये सारी चीजें पूछता है टोपो शीट तो से ऐसा कुछ रिलेटेड। कहते हैं कि 6 डिग्री है तो मैं समझ गया, वही यही चीज़ है। 60 डिग्री की स्केल क्या होती है, 1:25,000, 50,000, 1 लाख, इस तरीके से होती है ना, ये मैं बात कर लूँगा। कैलकुलेशन करके कल मैं दिखा दूंगा कैसे किया जाता है।